हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज हम फाइनली अपना बायो फार्मास्यूटिक्स फार्माकोकाइनेटिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व आउट करेंगे, जिसमें आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों मिलेगा। तो जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं शुरुआत करता हूं बड़े क्वेश्चन से, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी। अगर आरजीपीवी की बात करें तो ये सेक्शन ए में आता है। अगर एकेटीवी के बारे में बात करें तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो सेक्शन बी में आता है, जिसमें से आपको 2 करने होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे तीनों का तीनों सॉल्व कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑफ वेरियस प्रोसेस थ्रॉग विच ड्रग कैन क्रॉस दी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। सीधा सीधा यहाँ पे पूछा जा रहा है एब्जॉर्प्शन के बारे में कि कितने टाइप के आपके एब्जॉर्प्शन होते हैं, एंड डिस्क्राइब एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट। ठीक है ना, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा है, एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन देनी। तो एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिंपल सा इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई दवा ली, उसको ओरल रूट से ली, अपने माउथ रूट से ली, तो वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब इस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ओरल रूट से आपने माउथ के द्वारा ली, वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होकर पहुंची, उसी प्रतिक्रिया या प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि ये आप हैं और आपने क्या की ओरल रूट से ड्रग ली, उसके बाद ओरल रूट से स्टमच में गए, स्टमच में जाने के बाद डिसोल्यूट हुए, डिसइंटीग्रेट हुए, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में गए। इंटेस्टाइन में उसने क्या किया कि मूवमेंट किया, और मूवमेंट करके हमारी ड्रग की जो कैपिलरी वॉल होती है, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा, वहां पे जाकर के वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके बाद वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन एक्शन शो करेगी, जिस कंपार्टमेंट में उसको जाना है उस कंपार्टमेंट में वो जाएगी। ठीक है ना, देयर आर वेरियस प्रोसेस ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन ड्रग कैन क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। सिंपल सा मतलब है कि जो बायो एब्जॉर्प्शन या जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड है जिसमें हमको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनसे कौन कौन से मेथड है, मतलब जो क्वेश्चन में हमारा पूछा हुआ है उसके विषय में जान लेते हैं। तो पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है ट्रांससेल्युलर ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट और तीसरा होता है वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट। तो जो ट्रांससेल्युलर ट्रांसपोर्ट होता है उसको फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है पैसिव प्रोसेस, दूसरा होता है कैरियर मेडिएटेड प्रोसेस। पैसिव का मतलब होता है कि इसमें किसी भी वाहक की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं अगर कैरियर के बारे में बात करो तो कैरियर का क्या मतलब होता है, वाहक, मतलब इसमें किसी ना किसी की सहायता ली जाएगी। अभी आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपसे एब्जॉर्प्शन का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसको लिख ले जाए, इसलिए मैंने उसको पूरा का पूरा सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है ना, अब पैसिव प्रोसेस में आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा होता है पोर ट्रांसपोर्ट और तीसरा होता है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। और कैरियर मेडिएटेड में आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और वहीं वेस्कुलर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें 2 टाइप होते हैं, एक इंडोसाइटोसिस होते हैं, एक फैगोसाइटोसिस होते हैं। अगर हम पैरासेल्युलर के डीप के बारे में बात करें तो इसमें भी एक इंट्रा होता है, एक हमारा इंटर होता है। ठीक है ना, तो ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आपको आता है क्या, ट्रांससेल्युलर ट्रांसपोर्ट। तो हमने सिंपल सा एब्जॉर्प्शन बताया कि क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसी प्रकार से ट्रांससेल्युलर में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल अक्रॉस द गैस्ट्रो एपिथेलियल सेल। गैस्ट्रो एपिथेलियल सेल का मतलब समझ ही रहे हैं ना, कि जो आपकी गैस्ट्रो एपिथेलियल सेल होती है उससे वो क्रॉस कर जाएगी। और इसमें हमारे क्या होते हैं, पैसिव प्रोसेस। पहला हमारा क्या था, पैसिव प्रोसेस। अब जो पैसिव प्रोसेस होता है इसकी जो विशेषता क्या आती है कि अनसेचुरेटेड होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब कोई इसका स्पेसिफिसिटी नहीं है कि कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, नॉन कैरियर मेडिएटेड होगा, मतलब इसमें किसी प्रकार का कैरियर नहीं होगा, और नॉन काइनेटिक मतलब एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा। तो अगर आपको यहाँ पे पैसिव प्रोसेस की सिंपल से डेफिनेशन लिखनी होती है, पैसिव प्रोसेस इज अनसेचुरेटेड, नॉन स्पेसिफिक, नॉन कैरियर मेडिएटेड एंड एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस इन व्हिच द ड्रग मॉलिक्यूल क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन। ये चीज हो गया। अब इसका हम सिंपल सा एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसको आगे फर्दर हम डिटेल में करेंगे। तो आप सिंपल सा देख सकते हैं कि आपकी जय एपिथेलियल है, एपिथेलियल सेल के बाद यहाँ पे हमारी ड्रग है, और जब यहाँ से ये क्रॉस की इसने सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर के एब्जॉर्ब हो गई। तो यही इसका क्या है, ट्रांससेल्युलर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे किसी भी प्रकार की एटीपी की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी प्रकार की यहाँ पे सेचुरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ अनसेचुरेशन फॉर्म में हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद जो आपका दूसरा आता है वो आता है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन को सिंपल सा अगर हम बोले तो ये हमारे क्या होते हैं, जो फिक्स के फर्स्ट लॉ को डिफाइन करते हैं या उसको फॉलो करते हो। तो इसका क्या मतलब होता है, सिंपल सा ये जान लेते हैं। देखिए पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि जहाँ पे हमारी हायर कंसेंट्रेशन की जो ड्रग होती है एक कंपार्टमेंट में, वो मूव आउट करते हैं इनटू द लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। तो ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम इन हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन अंटिल द इक्विलिब्रियम। जब तक ये दोनों का कंसेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता तब तक
तक ये क्या करती है, यहाँ पर अपना मॉलिक्यूल इधर भेजती रहती है। इसका मतलब सिंपल सा होता है क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब डाउनहिल प्रोसेस हो रही है। डाउनहिल का प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जब हमारे मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए कि आप 2 गिलास रख दीजिए, ठीक है ना, एक में आधा पानी कर दीजिए, एक में पूरा पानी भर दीजिए। आप छोटे वाले मतलब जो आप में आधा पानी रखिए तो वहां पर आप एक छेद कर दीजिए, और छेद करने के बाद क्या कर दीजिए, बीचों बीच में छेद करिए, बीचों बीच छेद में करके दोनों को एक पाइप से लिंक कर दीजिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जब दोनों गिलास में मात्रा पानी की बराबर हो जाएगी तो अपने आप इक्विलिब्रियम हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी होता है कि जब दोनों की मात्रा बराबर हो जाएगी, इधर उधर कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, तब इसकी जो प्रोसेस होगी वो रुक जाएगी और हमारा जो ड्रग होगा वो एब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मतलब फिक्स के फर्स्ट लॉ को, काइनेटिक को, ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो उसका हमको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू डी ए के एम बाई डब्ल्यू एच एन सी जी आई टी माइनस सी पी, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पोर्ट ट्रांसफर। देखिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि जितना आपके लिए एसेंशियल और फर्जी बताने का कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो पोर का मतलब क्या होता है कि छिद्र, सिंपल सा बोलें कि मतलब ड्रग का डिफ्यूजन होता है वो किसी एक पोर के द्वारा होता है, ठीक है ना। और पोर के द्वारा कब होता है, जब हमारा प्रोटीन वहां पे लगे होंगे तब होंगे। तो ड्रग मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल वाया स्मॉल साइज प्रोटीन और आयन चैनल, या तो आयन चैनल के द्वारा होंगे या तो स्मॉल प्रोटीन के द्वारा होंगे। तो पोर ट्रांसफर में एक छिद्र होता है जो कि हमारे मतलब सिंपल क्या कहते हैं, जो प्रोटीन होता है एज अ कैरियर यहाँ पे काम करता है, मतलब कैरियर नहीं बोल सकते हैं, बस यहाँ पे उसको थोड़ी सी मदद देता है, ठीक। उसके बाद हम इसका एक प्रोसेस देख लेते हैं कैसे क्या होता है इसमें। सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारा हायर कंपार्टमेंट है, ये लोअर कंपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी क्या लगी है, प्रोटीन लगी हुई है। इस प्रोटीन ने ड्रग को बाइंड किया, उसके बाद फिर इसने लोअर कंपार्टमेंट में जाकर के इसको मतलब डिफ्यूज कर दिया। अब यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो ये प्रोसेस बंद हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट का सिंपल सा मतलब होता है आयन। आयन का मतलब समझ लेना कि जैसे पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, एनायन, कैटायन जो होते हैं उसके बारे में आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आपकी कोई पॉजिटिविटी ड्रग है, अब वो पॉजिटिव चार्ज की जो ड्रग है आपके एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको नेगेटिव चार्ज के साथ में न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जब न्यूट्रलाइज होगा तो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, और जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा तो क्रॉस करने के बाद फिर से प्लस माइनस में टूट जाएगा, और जो हमारी मेन ड्रग होगी वो वहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ प्रो ड्रग के एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आप प्रो ड्रग का एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो दी आयोनाइड फॉर्म ऑफ द ड्रग, मतलब जो हमारी आयोनाइड फॉर्म ऑफ द ड्रग होती है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि वो हायर हाइड्रोफिलिक होती है ना कि लिपोफिलिक होती है। दे फॉर्म आयन पेयर, इसलिए वो आयन पेयर को फॉर्म करते हैं और अपने आप को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे उसकी जो लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। जैसे प्रोपेनोनॉल पालीमेट करके दवा आती है, आप जानते ही होंगे कि प्रोपेनोनॉल पालीमेट आता है, सिंपल प्रोपेनॉल नहीं आता है। तो जब हमारे पॉजिटिव ड्रग और फिर हमारे नेगेटिव जो हमारे वहाँ पे एनायंस वगैरह लगे होंगे वो दोनों आपस में जाकर के इंटरेक्ट करेंगे, तो हमारा क्या बनाएंगे, एक नया न्यूट्रलाइजेशन करके एक नई ड्रग बनाएंगे। ये फर्दर क्या करेंगे कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी या एपिथेलियल सेल होगी उसको क्रॉस आउट करके जब हमारी इनसाइड द सेल आ जाएगी, ल्यूमन से इनसाइड द सेल आ जाएगी, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस टूट जाएगा, और फिर जो हमारी ड्रग होगी वो अपना एक्शन शो करना यहाँ पे स्टार्ट कर देगी। तो ये क्या था, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आता है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं होता है, ये सिंपल सा कैरियर की आवश्यकता पड़ती है, और चूंकि कैरियर को लगाने के लिए, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ अगर आप किसी के कैरियर है तो आपको चलने में एनर्जी की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, उसी प्रकार से कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी कैरियर की आवश्यकता के साथ साथ एटीपी की आवश्यकता होती है। तो दी कैरियर आर प्रोटीन, जो कैरियर होंगे वो प्रोटीन होंगे जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा लगभग 9000 से 40000 डाल्टन होगा, और बाइंड विद करेंगे ड्रग एंड उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये था हमारा क्या, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इसमें भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है सेम इट इज जो पैसिव प्रोसेस होता है उसी के द्वारा, बट यहाँ पर एक क्या होता है कि कैरियर यूटिलाइज नहीं होता है, बस वो एक्ट एज काम करता है। तो मूवमेंट ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल ऑफ मतलब मूवमेंट ऑफ द लार्जर ड्रग मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाय डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। इसका मतलब आप समझ रहे ना कि जो हमारी ड्रग मॉलिक्यूल होगा जो उसका साइज होगा वो बड़ा होगा। बड़ा होने का मतलब क्या, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो ज़्यादा होगा और उसका सरफेस एरिया कम होगा। तो इसके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो कैरियर डज नॉट यूटिलाइज एनी एनर्जी, मतलब जो यहाँ पे कैरियर मतलब जो प्रोटीन लगे होंगे वो किसी भी प्रकार की एनर्जी यूटिलाइज नहीं करेंगे। कैरियर मीडिएटेड है लेकिन ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास खुद की एनर्जी
होती है। तो अंटिल ये जब तक कब तक नहीं होगा, जब तक ये सेचुरेटेड ना हो जाए। तो ये हमारी सेचुरेबल प्रोसेस है और एनर्जी इंडिपेंडेंट भी प्रोसेस है, ठीक है ना। उसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आप लोग जानते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूवमेंट ऑफ द ड्रग पार्टिकल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सिंपल सा मतलब आप समझ रहे हैं कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था, लेकिन अब इसमें कंडीशन आई है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, ठीक है ना। तो मूवमेंट ऑफ द ड्रग पार्टिकल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी, मतलब एनर्जी का यूज करके वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फॉलो करेगा और हमारी जो ड्रग होगी वो हमारी ल्यूमन से ब्लड में पहुंच जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि ल्यूमन का हिस्सा है, ये हमारी मेम्ब्रेन है और ये हमारी ब्लड है, ठीक है ना। तो हमने कोई ड्रग लिया, इस ड्रग ने क्या एटीपी को यूटिलाइज किया, एटीपी को जैसे यूटिलाइज किया तो ये सेल मेम्ब्रेन में चला गया। अब सेल मेम्ब्रेन में हमारे कैरियर होंगे, वो कैरियर इससे जाकर के बाइंड करेंगे और ये जब यहाँ पे फिर एक एटीपी का यूज करेंगे, एटीपी का यूज करने के बाद उसको ये ड्रग को ब्लड में छोड़ देगा और जो अपना कैरियर होगा फिर से वो सेल मेम्ब्रेन में वापस आ जाएगा। तो ये क्या हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए अगर आपसे लॉन्ग में पूछता है तो आपको बस इतना ही इतना लिखना है, लेकिन ये सारी चीजें आपको जरूर बना देनी है तो आपको अच्छे नंबर गेन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सिग्निफिकेंस वगैरह पूछता है तो आप लिख सकते हैं कि इट इज सेचुरेबल, इट इज एनर्जी डिपेंडेंट, इट्स नॉट एनर्जी डिपेंडेंट में। तो ये हमारे कह सकते हैं कुछ मेरिट्स या एप्लीकेशन या हम सिंपल बोले इंपॉर्टेंस तो हो सकते हैं, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस भी हमारे इसको कहा जा सकता है, ठीक है ना, उस कंडीशन में, ठीक। उसके बाद आता है पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल थ्रू द टाइट जंक्शन प्रेजेंट बिटवीन द एपिथेलियल सेल। मतलब अगर आपने देखा होगा ब्रेन की संरचना अगर आपने देखी होगी तो वहाँ के जो जंक्शन होता है वो बहुत ही टाइट होता है, जिसकी वजह से जो ड्रग हमारी होती है उसको पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा पाती। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, वहां तक पहुंचाने के लिए हमको कुछ ना कुछ आयनिक फॉर्म का या कुछ ना कुछ ऐसे मॉलिक्यूल का यूज करना पड़ता है कि जिससे कि उसको पेनिट्रेट कर जाए। उसी प्रकार से पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट होता है कि जो इसमें जो ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एपिथेलियल सेल के द्वारा होता है और जो एपिथेलियल होती है वो ट्रांसजेक्शन वहां पे कॉज किए होती है। तो इसमें भी हमारे दो प्रोसेस है। पहला क्या है, ट्रांसपोर्ट थ्रू द टाइट जंक्शन, मतलब जब ट्रांसपोर्ट होता है टाइट जंक्शन, जैसे स्मॉलर मॉलिक्यूल हो गया एग्जांपल के तौर पे इंसुलिन हो गया, एंड ट्रांसपोर्ट वाया पर एब्जॉर्प्शन। पर एब्जॉर्प्शन का सिंपल सा मतलब समझ रहे हैं कि अगल बगल से ये निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपकी सेल मेम्ब्रेन है और ये आपका क्या है ल्यूमन है और ये आपका क्या है ब्लड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारी क्या है, यहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब इस बैरियर के बीच में जो थोड़े थोड़े गैप है इसके माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट होकर के हमारे ब्लड में इंटर कर जाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट वाया द पर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। ये क्या हमारा क्या पैरासेल्युलर। उसके बाद आता है वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट। वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट में सिंपल क्या होता है, द ड्रग मॉलिक्यूल पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय फॉर्मिंग अ वेसिकल्स यूटिलाइज। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक वेसिकल्स बना लेता है। वेसिकल्स बनाने का मतलब सिंपल क्या होता है कि एक गोला बना लेता है, गोले के अंदर क्या होता है इसकी मेन ड्रग होती है और इस मेन ड्रग को क्या करता है सेल के अंदर पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है, इंगल्फ करके अंदर चला जाता है। उसके बाद ये ब्लास्ट हो जाता है, अपने ड्रग के वहां पे अमाउंट छोड़ देता है। तो ये क्या होता है वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट। अब इसमें दो टाइप की होती है, एक इंडोसाइटोसिस होता है, एक एक्सोसाइटोसिस होता है। तो इंडोसाइटोसिस का सिंपल सा मतलब समझिए कि इनसाइड द सेल, तो एंगल्फमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्युलर ड्रग सब्सटेंस बाय फॉर्मिंग अ वेसिकल। इसका मतलब क्या है कि इनसाइड द सेल हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो हमारी ड्रग आई हुई रही होगी वो क्या करेगी, इंगल्फमेंट करके इनसाइड द सेल चली जाएगी। अब इसका जो दो टॉपिक होता है, एक फैगोसाइटोसिस होता है, एक पिंकोसाइटोसिस होता है। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल ईटिंग, और पिंकोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग का मतलब अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करनी है, एक सिंपल सा ऐसा डायग्राम बना देना है। तो सेल में आपको ड्रग में क्या करना है, सिंपल सा इन्वेस्टिगेशन करेगा ड्रग कि हाँ यहाँ पे हमको जाना है कि नहीं जाना है। उसके बाद इंट्रैपमेंट करेगा, इंट्रैपमेंट करने के बाद वेसिकल्स बनाएगा, वेसिकल्स क्या करेगा फ्यूज कर जाएगा और हमारी जो वेसिकल्स होगी वो इनसाइड द सेल चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये ब्लास्ट होगी या ये टूटेगी, उसके बाद जो हमारी इसमें ड्रग्स होगी वो अलग हो जाएंगी और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद जो दूसरी प्रोसेस होती है वो होती है हमारी क्या, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, बाहर, सेल के बाहर, ठीक है ना। द मटेरियल आर सीक्रेटेड आउट वाया सेक्रेटरी वेसिकल फाउंड विद इन द सेल, ठीक। ये चीज हो गई आपके क्या, एक्स्ट्रासाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। अब उसके बाद इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर दूसरा जो कंपार्टमेंट था वो क्या था, ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द नॉन पर ओरल रूट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ओरल रूट को छोड़ करके हम किस किस रास्ते से ड्रग का एडमिशन कर सकते हैं, जैसे आईवी लेते हैं, आईएम लेते हैं, ठीक है ना, वजाइनल में लेते हैं, सबक्यूटेनियस लेते हैं, रेक्टल रूट से लेते हैं, बक्कल कैविटी, सबलिंगुअल कैविटी से हम ड्रग को इंटेक करते हैं। तो ये जो ट्रैक्ट होता है या हमारा जो रूट होता है उसको क्या बोलेंगे, नॉन ओरल एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट बोलेंगे, ठीक है ना।
अब उसमें आपके डिफरेंट रूट आ जाएंगे, जैसे अपार्ट फ्रॉम दी ओरल रूट को छोड़ करके बाकी जिस भी फॉर्म में आप जिस भी रूट से आप ड्रग का एडमिनिस्ट्रेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट बोलेंगे, जिसमें आपका आता है कौन कौन सा, बकल और सबलिंगुअल आता है। अभी चल के हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि यही तो हमारा मेन क्वेश्चन था। उसका रेक्टल आता है, आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, आईवी का मतलब इंट्रावेनस, सबकुटेनियस हो गया, ठीक है ना, इंट्रानजल, टॉपिकल, इंट्रावेजाइनल, पल्मोनरी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अब बैन हो चुका है, एंड इंट्राथीकल, और इंट्राथीकल भी हम इसको देते हैं। तो ये हमारे कहते हैं नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट होते हैं, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं इन सबके बारे में। तो जो सबसे पहला आता है वो आता है बकल और सबलिंगुअल। तो बकल का मतलब क्या होता है कि बिटवीन द चिक एंड द गम, मतलब आप मसूड़े पर रख करके इसका यूज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, बकल। तो अगर आप यहाँ पे सिंपल क्या कीजिए कि बकल हेडिंग डालिए, उसके बाद क्या दी ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेड ऑन बिटवीन द चिक एंड द गम्स इज कॉल्ड बकल रूट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। तो ये आपकी 2-3 लाइन बन जाएगी। तो मैंने आपको एक लाइन में बताया, आप 2-3 लाइन वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है सबलिंगुअल रूट। अब सबलिंगुअल में कहता है अंडर द टंग, मतलब जो आपकी जीभ होती है, जीभ के नीचे का जो हिस्सा होता है जहाँ हरा हरा होता है, वहाँ पर आप टैबलेट को रख लेंगे। टैबलेट को रखने के बाद वहाँ पर डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन होगा और हमारी ड्रग आकर के इफेक्ट कर जाएगी। तो ये हमारी क्या होता है, सबलिंगुअल। अब एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रेट हो गया, निफेडिपिन हो गया, मॉर्फिन हो गया। देखिए नाइट्रेट जो हमारी होती है वो बहुत ही अच्छी ड्रग होती है एंजाइना पेक्टोरिस के केज में। जीभ के नीचे आपने जैसे रखा नहीं कि आपका जो दर्द होता है वो मतलब ट्रीटमेंट हो जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, ओवरकम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या रैपिड एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। मतलब कहने का क्या है कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जब कोई ड्रग हम ओरल रूट से लेते हैं वो मतलब लीवर में जाती है और लीवर में जाकर के कुछ अमाउंट में हमारी वहाँ पर क्या मेटाबोलाइट हो जाती है। अब मेटाबोलाइट होने के बाद सिंपल सा कुछ ना कुछ मेटाबोलाइट निकलेंगे और जब मेटाबोलाइट निकलेंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट की ड्रग हमारी एलिमिनेट हो जाएगी, तो जिसकी उसकी अवेलेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रैपिड होता है, मतलब तुरंत होता है। उसके बाद जो दूसरा रूट क्या है, रेक्टल रूट होता है। रेक्टल रूट के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, अगर आपने हॉस्पिटल ट्रेनिंग की है तो वहाँ पे एनएमएस वगैरह आपने नहीं, लेकिन वार्ड बॉय ने जरूर लगाया होगा, ठीक है ना। तो जो रेक्टल रूट होता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेट थ्रू द रेक्टल रूट कंसिडर फॉर द चिल्ड्रन, इन्फेंट्स एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब बच्चों के लिए होता है, इन्फेंट्स के लिए होता है, और जो अनकॉन्शियस पेशेंट मतलब होश हवास में नहीं रहते हैं, जिनको झटके वगैरह आते हैं, उनको इस रूट से ड्रग हमारी एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती है। तो इसका जो एडवांटेज क्या है, सो बोथ लोकल एंड सिस्टमिक फास्टर देन ओरल एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है कि इसका जो एक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे थियोफाइलिन हो गया, एस्पायरिन हो गया, इन एनेमास मतलब एनेमा में लेकर के इसको दिया जाता है। उसके बाद इसमें आता है इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन आप सभी लोगों ने लगवाया होगा, काफ़ी सारे इंजेक्शन लगाए होंगे या लगवाया होगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द मसल्स इज फास्टर बट स्लोवर देन आईवी, मतलब आईवी से तो वैसे सबको स्लोवर होगा, सब स्लोवर होंगे शायद में भी इंट्राथीकल को छोड़ करके, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा आईवी होता है वो डायरेक्ट हमारे हार्ट में जाता है, वहीं से जाकर के फिर से हमारा डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कोई मतलब सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, यहाँ पे ना मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक ना। तो ये हमारा कहता है इंट्रावेस्कुलर मस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इसमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द परफ्यूजन रेट, मतलब जितनी तेजी से हमारी ड्रग जो होगी वो हमारे मतलब ब्लड में जाएगी, उतना तेजी इसका क्या हो जाएगा, परफ्यूजन रेट दिखाएगा। उसके बाद आता है इंट्रावेनस, मतलब जो हम डायरेक्ट अपने वेन्स के अंदर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस लेते हैं। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट थ्रू द वेन व्हिच हाईली परफ्यूज्ड एंड 100% बायोबिलिटी, जिसकी बायोबिलिटी कितनी होगी, 100% से ऊपर होगी। उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस, ठीक है। सबक्यूटेनियस क्या होता है, स्लोअर देन 1 मतलब आईएम एंड लेस परफ्यूज। इसका मतलब क्या है कि जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है वो एज कम्पेयर टू आईएम कम होता है, और परफ्यूजन रेट जो ब्लड परफ्यूजन रेट होती है इसमें भी वो भी हमारी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा इसमें आता है पल्मोनरी एडमिनिस्ट्रेशन। चूंकि पल्मोनरी एडमिनिस्ट्रेशन अब बैन हो चुका है, इसको अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, ठीक ना। तो इसमें जो ड्रग यूज की जाती है जैसे ब्रोंकोडायलेटर हो गया, एंटी एलर्जिक हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया, इस टाइप की ड्रग का हम डायरेक्ट पल्मोनरी एडमिनिस्ट्रेशन करा देते थे, लेकिन अब के समय में इसको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है ड्यू टू इट्स सेवरल साइड इफेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद आता है इंट्रावेजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंट्रावेजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, ऐसी ड्रग जिसको हम डायरेक्ट वेजाइना में लेते हैं उनको क्या बोलेंगे, इंट्रावेजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि
पहले जो होता था वो लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के लिए हम उस ड्रग का यूज करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करते। हम इंट्रावेजनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए केवल कॉन्ट्रासेप्टिव या स्टेरॉइड टाइप के ही ड्रग लेते हैं। बाकी जो हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है या फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है उसका हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। उसके बाद में आता है आपका टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब कहता है स्किन के ऊपर आप रब करेंगे और रब करने के बाद क्या जाएगा वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग अप्लाइड टॉपिकली onto the skin and meant to exert local effect, the ड्रॉप एब्जॉर्ब मतलब जो ड्रॉप होगी एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन कार्ड परकुटिनियस या ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन। सिंपल सा बोले कि आपकी स्किन के ऊपर किसी भी ड्रग को आप रब करेंगे या पोर करेंगे या उसको हल्का सा सहलाएंगे तो वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसी को क्या बोलेंगे, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद इसमें सेक्शन बी में हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन वेरियस मेथड टू इनहेंस द डिसोल्यूशन रेट ऑफ द पोरली सॉल्युबल ड्रग। मतलब जो ऐसी ड्रग जो हमारी पोरली सॉल्युबल होती है उनको हम कैसे उसका जो डिसोल्यूशन होगा या सोल्युबलाइजेशन होगा कैसे उसको बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करें डिसोल्यूशन क्या होता है, तो सोल्युबलाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस और द ड्रग इन अ गिवन सॉल्वेंट। मतलब जो भी आपके सॉल्वेंट हो गए, गिवन सॉल्वेंट हो गए, जैसे आपका ब्लड हो गया या एसीएफ हो गया या लिम्फ वगैरह नोट्स वगैरह हो गए, वहां पर उसका उस ड्रग का सोल्युबलाइजेशन ही क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन कराता है। अब डिसोल्यूशन में कुछ कमी हो गई तो वह सोल्युबलाइज नहीं होगा। जब सोल्युबलाइज नहीं होगा तो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको जो हमारी ड्रग होनी चाहिए वो उसका जो डिसोल्यूशन रेट होना चाहिए वो काफी ज्यादा अच्छा मतलब सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। उसके बाद अगर हम डिसोल्यूशन रेट के बारे में बात करें तो डिसोल्यूशन रेट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट सोल्युबलाइज इनटू अ सॉल्वेंट। सिंपल डिसोल्यूशन हो जाएगा टू फॉर्म सॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे 1 सेकंड में कितना ड्रग एब्जॉर्ब हुआ या डिसोल्यूट हुआ इन द सॉल्वेंट, ठीक है ना, अंडर द स्पेसिफिक टेम्परेचर, पीएच, सॉल्वेंट कंपोजिशन ईटीसी। सॉल्वेंट कंपोजिशन जैसे आपके ब्लड का कंपोजिशन हो गया, एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड का कंपोजिशन हो गया, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड का कंसंट्रेशन हो गया। तो इस टाइप से हमारा उसके कितना पीएच होगा, कितने टेम्परेचर पे हमारा जो ड्रग है वो कितने टाइम पे एब्जॉर्ब हुआ, इसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन रेट बोलेंगे। देयर आर सेवरल मेथड फॉर एनहांसिंग ड्रग डिसोल्यूशन रेट। मतलब ड्रग डिसोल्यूशन रेट को बढ़ाने के लिए हमारे कई सारे मेथड्स है। तो सबसे पहला क्या है, रिडक्शन ऑफ द पार्टिकल साइज। देखिए अगर आप पार्टिकल साइज को रिडक्ट कर देंगे तो उसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, और चूंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो पार्टिकल साइज बड़े थे, मतलब जैसे मान लीजिए कि इतने बड़े पार्टिकल साइज थे, अब इसका जो सरफेस एरिया आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मतलब सरफेस एरिया छोटा होने का मतलब क्या है, अगर हम इसको कंटेनर में रखेंगे तो ये क्या इतने में आ जाएगा, इतना जगह घेर लेगा। लेकिन अब इसको हम रिडक्ट कर देंगे। रिडक्ट करने का मतलब इसको हम कई पार्टों में तोड़ देंगे। तो मान लीजिए कि इतने इतने में आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि हमारी जो ये ड्रग होगी ये केवल इतने में ही आ जाएगी, क्योंकि इसने एरिया कम कवर किया, इसलिए इसको क्या बोला गया कि इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, ठीक। इसी को बोलते हैं सरफेस एरिया, मतलब पृष्ठ घनत्व बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा जब स्मॉल साइज की ड्रग हो जाएगी तो इसका जो सरफेस एरिया जाएगा वो बढ़ जाएगा, और जैसे इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसमें, हमारी जो सॉल्वेंट मीडियम होंगे। अब दूसरा इसमें जो मेथड आता है, मतलब रिडक्शन ऑफ द पार्टिकल साइज में जो मेथड आता है, पहला आता है क्या है, माइक्रोनाइजेशन। माइक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब छोटा और नाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल होता है उसको छोटे साइज में कन्वर्ट कर लेते हैं, इट्स कॉल्ड माइक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो माइक्रोनाइजेशन इज अ साइज रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ साइज रिडक्टर इंस्ट्रूमेंट या मशीनरी, जैसे बाल मिल, हैमर मिल, फ्लूइडाइड एनर्जी मिल, ये सारी जो मिल थी आपका यूज कहाँ पे कर देते हैं, साइज रिडक्शन में। तो सिंपल जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल है उसको बाल मिल में हमने डाला, वो स्मॉल स्टेट मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ी। अब इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ी क्यों, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया था वो बढ़ गया, तो यहाँ पे हमारी सॉल्युबिलिटी क्या जाएगी, इनहेंस हो जाएगी। और चूंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा डिसोल्यूशन भी ऑलरेडी वो अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि डिसोल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी इन द गिवन सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये हो गया यूज ऑफ द सर्फेक्टेंट। अगर हम किसी सर्फेक्टेंट का यूज करेंगे तो जो उसके लेपोफिलिक हाइड्रोफिलिक जो टेल और हेड होता है उसको न्यूट्रलाइज करके दोनों को आपस में सोलिबलाइज कर देगा, ठीक है ना। तो सर्फेक्टेंट इनहेंस बोथ डिसोल्यूशन रेट एज वेल एज परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग। मतलब जो हमारे सर्फेक्टेंट होगा वो डिसोल्यूशन रेट को तो साथ ही मतलब बढ़ाएगा ही, साथ वो क्या करेगा, ड्रग की परमेबिलिटी होगी, मतलब एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जो जाने की उसकी जो एबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो सर्फेक्टेंट जो होते हैं प्रमोट मतलब
मतलब प्रमोटिंग करते हैं, वेटिंग करते हैं, एंड पेनिट्रेशन रेट ऑफ द सोल्यूट टू वर्ड डिजोल्यूशन मीडियम। मतलब सिंपल सा बोले जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल होगा वो डिजोल्यूशन मीडियम में आसानी से चला जाए, इसके लिए वो भरसक प्रयास करेंगे। जैसे पॉलीसॉर्बेट होता है जिसको नॉर्मली हम यूज करते हैं, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट वगैरह, आयनिक सर्फेक्टेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको केवल एक जो है सर्फेक्टेंट का ही एग्जांपल देना है। तो जो हमारा पॉलीसॉर्बेट होता है वो हमारा नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होता है। उसके बाद जो तीसरा मेथड क्या है, स्प्रे फ्रीजिंग टू इनटू द लिक्विड। इसका मतलब आप समझ रहे ना कि जैसे आपने स्प्रे ड्रायर पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो उसका यूज करके हम जो हमारा फ्लूइड सस्पेंशन बना होगा उसको हम एटमाइजेशन के लिए डालेंगे। उसके बाद उसके हीट होगी, हीट होने के बाद वो हमारा सूखेगा, सूखने के बाद हमारा छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमको मिल जाएगा। तो एटमाइजेशन ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन या सस्पेंशन। देखिए एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी यहाँ पर एक रोटेशनल हमारी रिंग लगी होती है और यहाँ पर हमारी एक ऐसी करके एक हमारी क्या होती है, एक डंडी लगी होती है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो हमारा फ्लूइड होता है मतलब यहाँ से एब्जॉर्ब होता है। जैसे अगर भगवान शंकर को देखा होगा तो भगवान शंकर के जो ऊपर जो हमारा मटका लगा होता है वहां पर एक रस्सी लगी होती है, तो वो रस्सी क्या होता है वहां से एक एक बूंद पानी टपकता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एटोमाइज ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये जो हमारी मशीन होगी वहां पे क्या करेगा, एक एक ड्रॉप गिराएगी, और एक एक ड्रॉप गिराने का मतलब क्या है, वो क्या करेगी, वहां पे हीटिंग होगी, हीटिंग के माध्यम से जो सॉल्वेंट होगा वो इवापोरेट हो जाएगा और जो आपका सोल्यूट हो जाएगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर होता है जो हमारे सस्पेंशन होते हैं, क्योंकि सस्पेंशन जो होता है वो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट का मिक्सचर होते हैं या सोल्यूट मीडियम एंड सॉल्वेंट मीडियम का मिक्सचर होते हैं, जिसको हम एटमाइजेशन के लिए लेकर जाते हैं और वो हमारा क्या होता है, क्रायोजेनिक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब क्रायोजेनिक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लाइफलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीजर में रख देंगे, फ्रीजर में रख करके उसको क्या करेंगे, उसका इवापोरेशन हो जाएगा, वहीं पे हमारा ड्राइड मटेरियल हमको मिल जाएगा। और वो जो ड्राइड मटेरियल होगा उसका जो पार्टिकल साइज होगा वो काफी छोटा होगा। तो ये हो गया हमारे क्या, स्प्रे फ्रीजिंग इनटू द लिक्विड। उसके बाद आता है यूज ऑफ द कोसोलेंट। अगर हम किसी सॉल्वेंट का यूज करेंगे तो जो हमारी डिसोल्यूशन रेट होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। The solubility of the drug molecule into solvent medium enhanced by addition of the co-solvent, ठीक है ना। उसके बाद पांचवा मेथड क्या है आपका, यूज ऑफ द साल्ट। मतलब साल्ट का यूज करके हम अपनी जो डिसोल्यूशन रेट होगी उसको बढ़ा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को न्यूट्रलाइज कर दें तो उसके जो मतलब सोल्यूबलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, सोल्यूबल ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर डिसोल्यूशन आपका आसानी से देखने को मिलेगा। तो सॉल्ट फॉर्म हैव हायर एफिनिटी टू डिजॉल्व इनटू द सॉल्वेंट। मतलब जो सॉल्ट फॉर्म होता है उसके जो हायर एफिनिटी होती है कि वो अपने सॉल्वेंट में जाकर के डिजॉल्व हो जाए। सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द पीके वैल्यू को तुरंत न्यूट्रलाइज करेगा, जिसकी वजह से इजीली डिजोल्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेटल साल्ट होते हैं, ठीक है ना, जिससे फेरिक्लोराइड वगैरह आपके क्या है एज ए मेटल साल्ट ही लिए जाते हैं, ठीक। उसके बाद आपका छठा पोजीशन क्या होता है, इवापोरेटिव प्रेसिपिटेशन इनटू एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग होती है डिजॉल्व इन लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कहने का क्या है, जैसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने ले लिया तो आपने क्या किया, उस ड्रग को डिजॉल्व कर दिया किसके 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फिर से एटमाइजेशन कराएंगे उसका। अब जब एटमाइजेशन कराएंगे उसके बाद उसमें सर्फेक्टेंट ऐड करेंगे। सर्फेक्टेंट ऐड करने के बाद उसमें क्या होगा, उसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, और जैसे उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो उसका डिसोल्यूशन रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमारे क्या थे, सिंपल सा मतलब ड्रग डिसोल्यूशन का जो रेट होता है उसको बढ़ाने की प्रक्रिया। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर फ्रॉम द प्लाज्मा कंसंट्रेशन डाटा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग आईवी बोलस। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका पक्का है कि एग्जाम में आना ही आना है, आप इसको एकदम कंफर्म होकर के देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, अपने आप से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। इन फार्माकोकाइनेटिक में सिंपल सा बोले तो हम स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग की उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक मॉडल में हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अब फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर क्या क्या होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर मॉनिटरिंग वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट इन द फिजियोलॉजिकल फ्लूइड। देखिए सिंपल सा मैंने मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एब्जॉर्प्शन हुआ तो अब कितने अमाउंट में एब्जॉर्प्शन हुआ ये आपका क्या जाएगा, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो किस कंपार्टमेंट में हुआ, आपके किडनी में हुआ, हार्ट में हुआ, तो इसको किससे आप डिटरमाइन करेंगे, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर से ही करेंगे। एलिमिनेशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, इन सबको क्या होता है, एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होता है, ठीक है ना। जैसे आ गया एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हो गया, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ हो गया, अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस, ये हमारे क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। वैसे तो बहुत सारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जैसे ऑनसेट ऑफ एक्शन, साइड ऑफ एक्शन, एब्जॉर्प्शन रेट
रेट हो गया, ठीक है ना, उसके बाद आपका क्लियरेंस रेट हो गया, प्लाज्मा क्लियरेंस रेट हो गया, किडनी क्लियरेंस रेट हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होते हैं। अब हमको जो हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन, तो एनी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट आईवी बाईपास द एब्जॉर्प्शन फेज। देखिए, अगर आप कोई भी ड्रग अगर आप आईवी रूट से ले रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब ना होकर के डायरेक्ट आपके हार्ट में जाएगी, वहाँ से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो हमारी आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेट करेंगे वो हमारी काइनेटिक मतलब एब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद क्या जाएगा, उसका फिर एलिमिनेशन होगा। तो ये क्या है, इसका आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है ना। एलिमिनेशन हुआ, अब फर्दर इसका हमारा जब एलिमिनेशन हुआ तो इसका हम एक बोल सकते हैं कि dx/dt इक्वल टू ड्रग इनपुट। ड्रग इनपुट का मतलब क्या है, जो ड्रग हमारी होगी वो हमारे सिस्टम में सर्कुलेशन में आई, माने ड्रग आउटपुट। और ड्रग आउटपुट का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी से एलिमिनेट आउट हुई। मान लीजिए कि 50 ग्राम ड्रग हमारी बॉडी के अंदर आई और 30 ग्राम हमारी आउटपुट हुई, तो हमारा कितना बचा, 20 ग्राम। तो dx/dt इसका मतलब क्या है कि आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रेजेंट ऑफ द ड्रग होगी इन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन या दी बॉडी, तो वो कितना होगा, 20 ग्राम हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि एब्जॉर्प्शन नेग्लेक्टेड इन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो नेग्लेक्टेड होता है, मतलब आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होता है, तो ये ड्रग इनपुट होगा वो नहीं होगा। अब जब ड्रग इनपुट नहीं होगा तो dx/dt इक्वल टू माइनस ड्रग आउटपुट हो जाएगा। अब ये जो ड्रग आउटपुट होगा इसको हम KE से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। जो क्या करेगा, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो काइनेटिक को फॉलो करेगा। तो जो हमारी KE हो जाएगा वो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब सिंपल बोले तो एलिमिनेशन कांस्टेंट हो जाएगा। उसका जो x होगा वो अमाउंट ऑफ द ड्रग, मतलब कितने अमाउंट में जो ड्रग हुआ आपकी बॉडी से बाहर हुआ, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। अब इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो असेसमेंट ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में पहला क्या आता है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपको ये वाली पहली इक्वेशन मेरी इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब इंटीग्रेट dx/dt इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट KEx हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आपका देख रहे हैं कि इंटीग्रेट कर दिया, उसका इंटीग्रेट करने के बाद इन x इक्वल टू एन इन x0 माइनस KET बटा 2.303। अगर हम इसका मतलब सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, इन x इक्वल टू इन x0 माइनस KET बटा 2.303। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, लॉग लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, इनकी जगह लॉग हो जाएगा। तो लॉग x इक्वल टू लॉग x0 माइनस KET 2.303 ये हो गया। अब फर्दर हम जानते हैं कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग होगा, मतलब हमारा जो पेरेंट प्लाज्मा वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये हमारी एक पार्टिकुलर कंपार्टमेंट में हो रहा है, मतलब आईवी द्वारा होता है। तो हमारा x इक्वल टू BDC हो जाएगा। BDC का मतलब क्या हो जाएगा, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ द ड्रग इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा, ठीक है ना। तो फर्दर लॉग C0 मतलब हम बोले अगर x इक्वल टू BDC हमने मान लिया, तो अगर हम यहाँ पर x का मान BDC रखें तो कोई गड़बड़ तो होगा नहीं। तो जब हम इसका यहाँ पे मान रखेंगे BDC, तो लॉग C0 इक्वल टू लॉग C0 माइनस KET 2.303, ये आपका क्या जाएगा, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का इक्वेशन निकल के आ जाएगा। अब इसका आपको सिंपल सा एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ आपको थोड़ा बड़ा बनाना है, मैंने आपको छोटा बनाकर दिखा हुआ है कंसंट्रेशन एंड टाइमिंग के अकॉर्डिंग पे। तो हमारी T1/2 T2 मतलब log C1 log C2 log C0, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दर्शानी होगी। उसके बाद आता है आपका एलिमिनेशन हाफ लाइफ। एलिमिनेशन हाफ लाइफ का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि टाइम, जैसे आपकी बॉडी में कितनी ड्रग गई, 50 ग्राम गई, मतलब मान लीजिए कि 100 ग्राम में गई, 100 ग्राम में। अब आपकी बॉडी उसका जो 50 ग्राम होगा वो कितनी देर में एलिमिनेट होगा, मतलब आउट होगी, उसी को क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। तो टाइम टेकन फॉर द रिडक्शन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि 50 ग्राम लिया, 25 ग्राम एलिमिनेट हो गया, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, हाफ लाइफ बोलेंगे, जिसका जो फार्मूला होता है T1/2 इक्वल टू 0.693 बटा KE क्या आपका एलिमिनेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो T1/2 इक्वल टू डिपेंड ऑन एपेरेंट वॉल्यूम। हमारा जो T1/2 होता है वो एपेरेंट वॉल्यूम में क्या होता है कि निर्भर करता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ही हमारा जो ड्रग होगा वो एलिमिनेट आउट होगा। तो जो हमारी ड्रग होगी वो हमारे एपेरेंट वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। तो हमारा T1/2 इक्वल टू 0.693 VD बटा KE। अब ये VD बटा KE कैसे आ गया, क्योंकि अभी आपने जस्ट पिछले मतलब अभी प्रीवियस इक्वेशन में देखा कि x इक्वल टू VDC। अब फर्दर हमने क्या लिया कि यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ ड्रग मतलब एपेरेंट वॉल्यूम का क्या होता है, VD लगाता है। तो हमने सिंपल सा 0.693 गुणे VD मतलब एपेरेंट वॉल्यूम बटा एलिमिनेशन कांस्टेंट ये कर दिया। अब इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानते हैं। तो जो T1/2 होता है, हाफ लाइफ होती है, डिटरमाइन ड्रग टाइम इन द बॉडी, मतलब कितने समय के लिए जो हमारी ड्रग थी वो हमारे बॉडी के अंदर रुकी, एंड बेनिफिशियल इन कैलकुलेटिंग ड्रग कंसंट्रेशन, और कितने कंसंट्रेशन में हमारी जो ड्रग है वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हुई। एंड हैव टू कैलकुलेट डोसेज रेजिमेंट ऑफ द ड्रग इंक्रीज T1/2 इक्वल टू इंक्रीज क्या जाएगा आपका सिंपल एपेरेंट वॉल्यूम, और जैसे ही आपका एपेरेंट वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसका क्लियरेंस घटेगा, और जैसे ही उसका क्लियरेंस घटेगा तो आपको वहाँ पर टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी।
उसके बाद आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में अगर हम बात करें तो एकेटीयू के अकॉर्डिंग टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, 7 में से 5 करने होते हैं। अगर आरजीपीवी में जाए तो टोटल उसमें 9 क्वेश्चन होते हैं, 9 में से आपको 7 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन बायोफार्मास्यूटिक्स एंड डिस्कस द रोल इन द फार्मुलेशन डेवलपमेंट। देखिए अभी तक आपने पूरी कहानी पढ़ ली, अब आपको आना है बायोफार्मास्यूटिक्स होती क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम बायोफार्मास्यूटिक्स को दो पार्ट में तोड़े तो बायो का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, और फार्मास्यूटिक्स का मतलब सिंपल सा आप ड्रग की कंसंट्रेशन, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, इवोल्यूशन वगैरह जो भी करते हैं वो फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो बायो फार्मास्यूटिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ड्रग व्हिच इन्फ्लुएंस द बायोएबिलिटी ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड हमारा बायो फार्मास्यूटिक्स कहलाता है। एंड उस पैरामीटर को उस मतलब जो हमारी फैक्टर थे उस फैक्टर का यूज करके हम उस ड्रग को अपने मॉडिफाइड करेंगे। तो एंड यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ऑप्टिमाइज द थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड बायोफार्मास्यूटिक्स। एक बार फिर से हम बात करते हैं तो बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है, तो बायोफार्मास्यूटिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फैक्टर। स्टडी मतलब उस फैक्टर की स्टडी करते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती है किसकी, बायोबिलिटी ऑफ द ड्रग, मतलब जो बायोबिलिटी होती है ड्रग की उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसको कम करती है, ज़्यादा करते हैं, उसके विषय में हम बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। और इन्हीं फैक्टर का यूज करके, उसको इन्फॉर्मेशन का यूज करके जो हमारी थेरापेटिक एक्टिविटी होती है, वो चाहे टॉक्सिक एक्टिविटी हो या हमारी लो एक्टिविटी हो, उसको हम या बढ़ाएंगे या उसको घटाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, बायोफार्मास्यूटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब रोल ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स इन द फार्मुलेशन डेवलपमेंट, मतलब कैसे जो बायोफार्मास्यूटिक्स फार्मेशन डेवलपमेंट में कैसे सहायक है। तो ए ड्रग प्रोडक्ट शुड बी सो डिजाइन दैट ऑप्टिमाइजिंग मैक्सिमम थेरापेटिक एफिकेसी इन एवरी पेशेंट, मतलब किसी भी ड्रग को हम ऐसा ऑप्टिमाइज करें या उसको ऐसा मैन्युफैक्चर करें कि जो उसकी जो एफिकेसी होनी चाहिए, जो उसकी पोटेंसी होनी चाहिए, उस पोटेंसी पे वो सारी के सारी मतलब सब पेशेंट पे एक ही जैसा काम करे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको पैरासीटामॉल 350 mg 6 या 600 mg 650 mg दे रहा हूँ, तो अगर वो आपका बुखार उतारा तो मेरा भी बुखार उतारना चाहिए। इसी को क्या बोलेंगे, बायोफार्मास्यूटिक्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द डेवलपमेंट। तो ए ड्रग प्रोडक्ट शुड बी सो डिजाइन, ऐसा डिजाइन किया जाना चाहिए दैट ऑप्टिमाइज मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट होना चाहिए इन एवरी पेशेंट, प्रत्येक पेशेंट के लिए, ठीक है ना। ए टफ नॉलेज ऑफ द इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी ऑफ द ड्रग इज एसेंशियल, मतलब क्या होता है एसेंशियल, मतलब ऐसे फैक्टर जो कि बायो अवेलेबिलिटी को सिंपल सा जाकर के क्या इफेक्ट करते हैं, उनकी स्टडी हमको जरूरी होती है पढ़नी, या उसको विषय में पढ़ना या उसके विषय में काम करना। तो जो हमारी बायो फार्मास्यूटिक्स कंसिडराइजेशन होगा उसमें टोटल आपके फार्माकोडायनेमिक फैक्टर हो सकते हैं, ड्रग रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, ड्रग प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपने कोई ड्रग ऐसे थे जिसको आपको केवल IM रूट से लेना था, जैसे डाइसाइक्लोमिन, आपने क्या ले लिया IV रूट से ले लिया, तो आपको एरिथमिया कॉज कर जाएगा, आपकी जो हार्ट बीट हो जाएगी वो नॉर्मल हो जाएगी, तो हमारी क्या जाएगी वो टॉक्सिक इफेक्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाकायदा उसको देखना है कि कैसे अगर हम उस रूट पे देंगे तो उसका क्या एक्शन होगा हमारी बॉडी के ऊपर। तो सबसे पहला क्या है, फार्माकोडायनेमिक फैक्टर। फार्माकोडायनेमिक का क्या मतलब होता है कि जो ड्रग हमारी बॉडी के साथ में करती हो। तो जैसे एक्यूट कंडीशन में, अगर हम एक्यूट कंडीशन में बात कर रहे हैं, एक्यूट का मतलब कि शुरुआती लक्षण में, ठीक है ना, शुड बी फार्मुलेटेड दैट इलेक्ट रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब कहना क्या कि उसका तुरंत एक्शन वहाँ पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर नाइट्रोग्लिसरीन हो गई। वहीं अगर हम क्रोनिक कंडीशन के बारे में बात करें तो जो इसका एक्शन होना चाहिए वो प्रोलॉन्ग होना चाहिए। प्रोलॉन्ग करने का मतलब क्या है कि जैसे आपके क्रोनिक कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन बहुत लंबे समय से चलती है, बहुत लंबे समय तक चलेगी, तो उस कंडीशन में हमको ऐसी ड्रग देनी होगी जिसका जो एक्शन हो, थेरापेटिक इफेक्ट हो, वो काफी समय तक हो। ऐसा ना हो कि आज हमने ली उसके बाद फिर दोपहर के बाद हमको फिर से दोबारा लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर कैंसर में क्या होता है, एक बार हमने ड्रग ले ली तो हमको लगभग 5 से 6 दिन के लिए ड्रग नहीं लेनी होती है, एज कम्पेयर टू जो अच्छे डॉक्टर होते हैं जो कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज करके उस पेशेंट को ट्रीट करते हो। उसका आता है ड्रग रिड्यूस फैक्टर, मतलब कहने का कि जो ड्रग रिलेटेड फैक्टर, ड्रग रिलेटेड फैक्टर का मतलब जो हम ड्रग यूज करें उससे क्या क्या रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, जैसे उसका डिजोल्यूशन रेट हो गया, उसकी लिपोफिलिसिटी हो गई, उसका pH pKa हो गया, ठीक है ना, ETC इन्फ्लुएंस ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से जब एब्जॉर्प्शन इन्फ्लुएंस होगा तो उसकी जो बायोबिलिटी होगी वो भी हमारी इन्फ्लुएंस हो जाएगी। उसके बाद आता है ड्रग प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। ड्रग प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, जिससे उसमें हमारे डिफरेंट टाइप के एक्सिपेंट्स वगैरह यूज होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या आता है फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, मतलब उसका ऑनसेट ऑफ द एक्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, कांस्टेंट वगैरह हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बायोबिलिटी ऑफ द ड्रग, जैसे ओरल रूट अगर हम दें तो उसकी जो बायोबिलिटी होगी लेस देन 80%, अगर उसी ड्रग को अगर हम IV रूट से देंगे तो वो 100% उसकी बायोएबिलिटी होगी। तो ये चीज़ हम कहाँ पे पढ़ते हैं, हम अपने बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। उसका आता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, जिसमें आपका एज हो गया, सेक्स हो गया, उम्र हो गया, ठीक है ना, हाइट, वेट, ये सब हमारी क्या हो जाएगी, रिलेटेड हो जाएगी
हमसे रिलेटेड, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बार्बिट्रेट वगैरह है, तो हमारे मतलब जो फीमेल्स होती हैं वहाँ पे वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं एज कम्पेयर टू मैन। उसी प्रकार से पेशेंट रिलेटेड फैक्टर भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप किस रूट से ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। तो रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो इन्फ्लुएंस द एफिकेसी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप वेजाइनल पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो वो फंगल इन्फेक्शन के लिए ट्रीट करने के लिए जल्दी यूज में होगा और वहाँ के जो फंगल इन्फेक्शन होंगे आसानी से ट्रीटेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके एम क्या है, मतलब बायो फार्मास्यूटिक्स का एम क्या है, टू एडजस्ट सिस्टमिक डिलीवरी ऑफ द ड्रग, मतलब कहना क्या है कि आपको सिस्टमिक डिलीवरी कितने अमाउंट में ड्रग देनी उसको सिंपल सा एडजस्ट करना। टू हेल्प इन रेशनल फार्मुलेशन ऑफ द ड्रग, मतलब जो ड्रग की रेशनल फार्मुलेशन है उसको आपको कितनी अमाउंट में देनी है। एंड टू सेलेक्ट फार्मुलेशन डज नॉट कॉज एनी इरिटेशन एलर्जिक रिएक्शन, मतलब आपको सुटेबल डोसेज फॉर्म लेना है, सुटेबल फार्मुलेशन लेना है जिसकी वजह से आपको कोई भी इरिटेशन ना हो, एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने को ना मिले। उसके बाद आपका इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट इन डिटेल अबाउट द प्रोटीन बाइंडिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम बात करें प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में, उसके बाद हम आगे चल के बात करेंगे। तो ए ड्रग अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जब हम किसी भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं इंटरिंग आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में वो इंटर करती है और डिस्ट्रीब्यूट इनटू द सेवरल कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी। वो हमारे सेवरल कंपार्टमेंट जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ईसीएफ हो गया, आईसीएफ हो गया, वहाँ पर जाकर के वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बहुत देखिए ड्रग आपने लिया, ड्रग ब्लड में भी गया, ब्लड से हमारा लीवर में गया, लीवर के द्वारा एक्सक्रीट आउट होगा या मेटाबोलाइज होगा। उसके बाद हमारा जो ब्लड है, मतलब जो ड्रग था वो ड्रग ब्लड में था, वो ईसीएफ में गया, ईसीएफ में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया, क्योंकि यहीं से हमारा जो सारी की सारी प्रोसेस मतलब ल्यूमन्स के द्वारा ही फिर हमारी क्या करती है अपना एक्शन शो करती है। उसके बाद किडनी में गई, किडनी के द्वारा वो क्या हो गया एक्सक्रीट आउट हो गए। तो ये क्या था, सिंपल सा जो हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में था। अब बात करते हैं इसकी प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर। तो जो हमारी प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग का सिंपल सा मतलब समझिए कि जब हमारी ड्रग किसी भी प्रोटीन से जाकर के बाइंड हो जाती है तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रोटीन बाइंडिंग। द फिनोमिना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग विद प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीन बाइंडिंग। मतलब कहने का क्या है कि ऐसा फिनोमिना या ऐसा क्रियाकलाप या जिसमें क्या आता है कि जो हमारी प्रोटीन होती है या जो ड्रग होती है दोनों आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हम प्रोटीन बाइंडिंग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर प्रोटीन है, ड्रग है, दोनों आपस में जाकर के बाइंड मतलब कर लिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लिया, हमारा क्या बन गया, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है ना। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो एक बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि प्रोटीन आपके ड्रग से लगेगी, उसके बाद प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बनाएगी, उसके बाद फिर इसको तोड़ करके हमारी प्रोटीन अलग हो सकती है, ड्रग अलग से हो सकती है। इसको बोलेंगे क्या, इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग। तो ड्रग बाइंड विद प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ वीक बॉन्ड लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, वंडरवाल फोर्स हो गया, ठीक है ना। जब इसके द्वारा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल, मतलब फिर से वो टूट सकती है। लेकिन अगर हम इरिवर्सिबल के बारे में बात करें तो एक बार अगर आपके वो कॉम्प्लेक्सेशन हो गया तो फिर वो इरिवर्सिबल नहीं होगा, अक्सर मेटाबोलाइज ही होता है। तो ड्रग अंडरगो केमिकल एक्टिवेशन टू फॉर्म इंटरमीडिएट बाइंड विद प्रोटीन विद कोसोलिन, मतलब कोसोलिन के क्या क्या करती है, वो बाइंड कर जाती है और अपना एक्शन शो करती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ द प्रोटीन बाइंडिंग, मतलब प्रोटीन बाइंडिंग के कितने टाइप होते हैं। एक होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और एक होता है टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग। क्योंकि जो आपका प्रोटीन होता है आपके प्लाज्मा में भी पाया जाता है और चूंकि आपने हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन का क्या एक प्रोटीन है और हमारे टिश्यू में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो दोनों के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पढ़ लेना है। तो जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगा, द फिनोमिना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन द ड्रग मॉलिक्यूल विद प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में ड्रग मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म कर जाना ही क्या कहलाता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब देखिए ये आपकी प्लाज्मा है, प्लाज्मा में सॉरी ये आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा में हमारी क्या है, यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है ना। अब जब हमारे ड्रग मॉलिक्यूल जब जाकर के इसके साथ अटैक करेगी तो हमारा क्या यहाँ पर हमारा क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगी, प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बनाएगी। यही क्या कहलाता है आपका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल प्लस ड्रग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाएगा। तो ये आपका क्या जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब जैसे एल्बुमिन के साथ ज्यादा मतलब हाईली बाइंडिंग होगा एज कम्पेयर टू अल्फा एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन। अल्फा एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन किसके लिए होता है, जल्दी बताइए, बेसिक ड्रग के लिए। एल्बुमिन किसके लिए होता है, एसिडिक ड्रग के लिए, ठीक है ना। एंड लिपोप्रोटीन, ग्लोबुलिन, इनके साथ भी हमारा ड्रग का इंट्रैक्शन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके साथ में होता है, हमारा एल्बुमिन के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आपका ग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है ना, जिसको एल्बुमिन या ग्लोबिन भी बोल सकते हैं। जो फेनोटाइन और फेनोथायाजिन होगी उससे जाकर के वो क्या बनाएगा, अपना एक प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन उससे जाकर के बाइंड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वहाँ पे बना लेगा। उसके बाद आता है टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग, मतलब टिश्यू के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है उसके साथ जो हमारी ड्रग होगी वो बाइंड करेगी, ठीक है ना। दी फिनोमिना ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन द ड्रग मॉलिक्यूल विद द टिश्यूज प्रोटीन, मतलब टिश्यूज प्रोटीन के साथ जो हमारी ड्रग होगी वो आपस में कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म करेगी, उसी कॉम्प्लेक्सेशन को क्या बोलेंगे, टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग। मान लीजिए कि आपकी टिश्यू है,
टिश्यू के अंदर प्रोटीन है, ये ड्रग जाकर के इसे इंटरेक्ट किया, हमारा क्या बना गया, टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा टिश्यू बाइंडिंग प्रोटीन। फॉर एग्जांपल के अंदर जैसे एम्पायरामीन हो गया, क्लोप्रामाजीन हो गया, एंटीहिस्टामीन हो गया, ये जाकर के लंग से जाकर के बाइंड अप करते हैं। हैवी मेटल्स हो गया जैसे लेड, मर्क्यूरी या कार्डेमम हो गया वो जाकर के किडनी से जाकर के बाइंड अप करते हैं या उसे प्रोटीन बाइंडिंग करते हैं। उसके बाद जो हमारी टेट्रासाइक्लिन होंगी वो बोन और टीथ से जाकर के क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, राइट ए नोट ऑन रेनल क्लियरेंस। रेनल क्लियरेंस का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो आपकी ड्रग होती है वो आपके प्लाज्मा में जो प्रेजेंट होती है या आपके बॉडी में प्रेजेंट होती है, उसका जो एलिमिनेशन होता है थ्रू द रेनल रूट या किडनी के द्वारा जो हमारा ड्रग का एक्सक्रीशन आउट होता है, एलिमिनेशन होता है, उसी को क्या बोलेंगे, रेनल क्लियरेंस बोलेंगे। तो रिमूवल ऑफ द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग थ्रू द किडनी रूट इज कॉल्ड रेनल क्लियरेंस। तो रेनल क्लियरेंस इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय द किडनी, मतलब जो KE है वो क्या है, बटा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, मतलब कितना मतलब ड्रग कंसंट्रेशन प्लाज्मा में हमारा था। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, सिंपल सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना है और वहाँ पे आपको दिखा देना है कि ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे एब्जॉर्ब नहीं होती है। इससे क्या होगा कि आपका जो इंप्रेशन हो जाएगा वो एग्जामिनर के ऊपर बढ़ जाएगा और आपको यहाँ पे नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद रेनल क्लियरेंस रेशियो, ठीक है ना। रेनल क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ रेनल क्लियरेंस ऑफ ए ड्रग टू द रेनल क्लियरेंस ऑफ द क्रिएटिनिन, मतलब आपके रेनल के द्वारा जो क्रिएटिनिन का रिमूव आउट होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो कितने अमाउंट में हुआ एज कंपेयर टू ड्रग के, मतलब जो ड्रग आपकी कितने अमाउंट में रेनल क्लियरेंस के द्वारा आउट हुई और साथ ही साथ में आपका कितना क्रिएटिनिन आपका रेनल क्लियरेंस के द्वारा आउट हुआ, इसी को क्या बोलेंगे, रेनल क्लियरेंस रेशियो। तो रेनल क्लियरेंस रेशियो इक्वल टू रेनल क्लियरेंस ऑफ द ड्रग बटा रेनल क्लियरेंस ऑफ द क्रिएटिनिन, मतलब क्रिएटिनिन से कितने अमाउंट, मतलब रेनल के द्वारा कितने अमाउंट में क्रिएटिनिन निकला हुआ या बाहर गया। तो ड्रग डिटर्मिनेशन ऑफ द रेनल क्लियरेंस, मतलब आप कैसे इसका डिटर्मिनेशन कर सकते हो। तो इसका दो मेथड है, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करता है, क्लियरेंस इज गिवन बाय ए स्लोप, मतलब क्लियरेंस जो होगा वो एक स्लोप के द्वारा दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा, ऑफ द कर्व ऑब्टेनिंग बाय प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ ऑफ द रेट ऑफ द ड्रग एक्सक्रीशन इन यूरिन अगेंस्ट द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। सिंपल कि जो ड्रग एक्सक्रीशन होगा उसके और कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हमारा यहाँ पे प्लाज्मा बनेगा, स्लोप बनेगा, उसी से हमको क्या बनेगा, ग्राफिकल मेथड के द्वारा जो हमारा रेनल क्लियरेंस रेशियो वो हमको मिल जाएगा या रेनल क्लियरेशन रेट हमको मिल जाएगा। तो CLR इक्वल टू यूरिन ड्रग मतलब क्लियरेंस इक्वल टू यूरिन ड्रग एक्सक्रीशन, मतलब यूरिन के द्वारा कितना अमाउंट में आपका ड्रग एक्सक्रीट आउट हुआ बटा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, और आपके प्लाज्मा में कितने अमाउंट में जो ड्रग था वो बचा हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद आता है मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड, ठीक है। मॉडर्न इंडिपेंडेंट मेथड क्या होता है, जो टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग एक्सक्रीटेड इन द यूरिन हैज टू ऑब्टेन, मतलब उसको ऑब्टेन कर लेंगे, देन क्लियरेंस कैलकुलेट, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका क्लियरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो क्लियरेंस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला क्या है, क्लियरेंस इक्वल टू DU इनफाइनाइट बटा अंडर एरिया अंडर द कर्व का आपका 8 मतलब सॉरी इनफाइनाइट टू 0 इंटीग्रेशन करके आपका फॉर्मुलेशन मतलब फार्मूला हो जाएगा। अब फैक्टर इफेक्टिंग रेनल क्लियरेंस, मतलब रेनल क्लियरेंस का कौन कौन से फैक्टर इन्फेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्या है, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, मतलब जो आपकी ड्रग है उसकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, जैसे आयोनाइजेशन, लिपोफिलिसिटी, हाइड्रोफिलिसिटी, ये सब क्या होता है उसकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कितने अमाउंट में आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग ऑफ द ड्रग, मतलब कहने का क्या है वो किस प्रोटीन से जाकर के बाइंड हुआ, अगर बाइंड हो गया तो वो हमारा एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मा के साथ या प्रोटीन के साथ एक बार बाइंड हो जाता है तो उसकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है ना। पीएच ऑफ द यूरिन, मतलब आपका यूरिन का पीएच कितना है, ब्लड फ्लो टू द किडनी, मतलब आपका जो ब्लड किडनी तक फ्लो रहा है उसका रेट क्या है, ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, एंड डिजीज स्टेट, अगर आपको कोई डिजीज है तो उसका क्या स्टेट है आपकी बॉडी के ऊपर, मतलब फर्स्ट पेज, सेकंड पेज या थर्ड पेज में। ये हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेनल क्लियरेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन बायो इक्विवेलेंस स्टडी, ठीक है ना। हमको जो बायो इक्विवेलेंस होती है उसकी स्टडी करनी है, ठीक है ना, उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम बायो इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए आपके दो मार्केट में एक आपका प्रोडक्ट है पैरासीटामॉल टैबलेट, ठीक है ना। अब जो पैरासीटामॉल टैबलेट होगी उसको किसी दो कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया होगा। अब उन दोनों पैरासीटामॉल का क्या इफेक्ट होगा, क्या रेशियो होगा आपकी बॉडी के ऊपर, उस रेशियो को ही क्या बोलेंगे, बायो इक्विवेलेंस स्टडी। बायो का मतलब क्या होता है लिविंग, और इक्वल का मतलब इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर। तो बायो इक्विवेलेंस इज द फार्माकोकाइनेटिक टर्म व्हिच इंडिकेट द ड्रग फ्रॉम टू और मोर सिमिलर डोसेज फॉर्म, मतलब कहना क्या क्या, जैसे आपने कोई ड्रग ले ली, वो आपने क्या ले ली, एक टैबलेट फॉर्म में ले ली, एक आपने क्या ले लिया, सिरप फॉर्म में ले ली, ठीक है ना। गेट एब्जॉर्ब इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन एट द सेम रेट एंड द सेम एक्सटेंट एंड सो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए
आपने एक ही ड्रग ली दो अलग अलग कंपनियों की, मान लीजिए, चाहे आप ऐसे भी मान लीजिए कि आपने पैरासीटामॉल टैबलेट ली और पैरासीटामॉल सिरप लिया, अब आपने उसको एडमिनिस्ट्रेट कराया, तो आपको किस पोजीशन पर, देखिए जो सीधी लाइन जा रही है आपका मान लीजिए कि टैबलेट है, और जो आपकी डॉटेड लाइन जा रही है वो मान लीजिए कि आपका सिरप है। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, इसी को क्या बोलेंगे, बायो इक्विवेलेंस स्टडीज। मतलब कितना डिफरेंट आया। डिफरेंट आने का मतलब क्या है कि हमने जो अपने टैबलेट फॉर्म में ड्रग दी थी और जो हमने डोसेज फॉर्म में, मतलब ओरल डोसेज फॉर्म में, जो मतलब लिक्विड डोसेज फॉर्म में जो ड्रग दी थी, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, जैसे कंसंट्रेशन मैक्सिमम का या टाइम मैक्सिमम का या एयूसी का, कितना डिफरेंस आया। देखिए यहाँ पे एयूसी का डिफरेंस भी तो आएगा, मतलब यहाँ पे आप देखिए कि इस लाइन कब से अंदर है तो यहाँ पे एयूसी भी तो हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। अगर सी मैक्स के बारे में बात करें तो इसका सी मैक्स यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे सी मैक्स भी थोड़ा इसका कम हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे आप, सिंपल सा बायो इक्विवेलेंस स्टडी। अगर हम इस सिंपल टर्म के बारे में बात करें तो दी डोसेज फॉर्म आर रैपिड या आर सेड टू बी bioequivalent when their plasma profile are identical। इसका मतलब क्या है कि किसी भी डोसेज फॉर्म को कब आप इवेलुएट कर पाएंगे, जब उसका प्लाज्मा टाइम प्रोफाइल जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं सिंपल बारे में बात करूं तो जैसे आपने पैरासीटामॉल लिया, अब देखिए यहाँ पर हम एक वैसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आपने कोई ड्रग बनाई और एक ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट है, जैसे पैरासीटामॉल आपने ड्रग बनाई और आपने एक ऐसी ड्रग बनाई जिससे कि क्या हो रहा है, बुखार उतर रहा है, दोनों कैटेगरी सेम आ गई, एंटीपायरेटिक। आप क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे, आप पैरासीटामॉल जो मार्केट में प्रोडक्ट है उसको देंगे पहले, अब उसको देखेंगे कितने देर में बुखार उतार रहा है, ठीक है ना, उसकी कितने प्लाज्मा कंसंट्रेशन जा रही है। उसके बाद आप जो आपने नई ड्रग बनाई हुई है उसको देंगे। अब उसको देने के बाद फिर आप देखेंगे कि उसका पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है, कितने देर में अपनी एफिकेसी दिखा दे रही है। अब उसी के बीच में कुछ टाइमिंग का डिफरेंस आएगा, कुछ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मैक्सिमम डिफरेंट आएगा, कुछ पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट आएगा, कुछ सी मैक्स टी मैक्स एयूसी में कुछ ना कुछ हमारे डिफरेंस आएंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, बायो इक्विवेलेंस स्टडी। इसी को क्या बोलते हैं, बायो इक्विवेलेंस स्टडी। तो अगर हम सिंपल टर्म में बोले तो बायो इक्विवेलेंस आर डन टू कंपेयर द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द टू और मोर ड्रग कंटेन सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट टू इंश्योर थेराप्यूटिक रिएक्शन। देखिए अब आपको मे भी समझ में आया गया होगा कि बायो इक्विवेलेंस होता क्या है। तो आपने क्या लिया, दो डोसेज फॉर्म लिया एक ही सिमिलर ड्रग का, सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट का, उसकी बायो अवेलेबिलिटी आपने चेक की कि ओरल डोसेज फॉर्म की कितनी है, लिक्विड डोसेज फॉर्म की कितनी है, उसके बाद में आपने एक डिफरेंस निकाले, इसी को क्या बोलेंगे, बायो इक्विवेलेंस स्टडीज बोलेंगे। सच कंपेरिजन कैन बी बिटवीन, मतलब ये जो कंपेरिजन हो सकता है ये दो चीज़ों के बीच में हो सकता है, जैसे न्यू ड्रग प्रोडक्ट एंड ऑलरेडी अप्रूव ड्रग। मैंने आपको बताया कि एक पेटेंट ड्रग हो जाएगी आपकी, और एक जो आपने ड्रग बनाई उसके बीच में हो सकता है ये रीफॉर्मुलेट ड्रग, मतलब आपने कोई ड्रग बनाई थी वो ड्रग आपकी क्या हो गई, स्पॉइल हो गई, उसको आपने रीफॉर्मुलेट किया, उसके साथ में स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ में उसका हम क्या करेंगे, बायोबिलिटी चेक करेंगे, फिर उसके बाद उसके बायो इक्विवेलेंस स्टडी करेंगे। ये जेनेटिक प्रोडक्ट विद ब्रांडेड ड्रग, मतलब कहना कि जेनेरिक प्रोडक्ट विद ब्रांडेड, जेनेरिक नहीं, जेनेटिक नहीं जेनेरिक। तो जेनेरिक प्रोडक्ट आप जानते हैं कि जो 20-25 साल के बाद पेटेंट खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, जेनेरिक ड्रग बोलते हैं। उसकी ब्रांडेड ड्रग मतलब जो न्यूली डेवलप्ड ड्रग होगी उसके साथ में उसका कंपैरिजन करेंगे। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है इन विवो स्टडी, एक होता है इन विट्रो स्टडी। तो इन विवो स्टडी में क्या होता है, जैसे आपके सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, देखिए जो अपनी बॉडी के अंदर करते हैं उसको इनविवो बोलेंगे। इन विट्रो जो हम बाहर अपनी बॉडी के तरह एक कंपार्टमेंट बना लेते हैं उसको क्या बोलेंगे, इन विट्रो मेथड बोलेंगे। तो इनविवो स्टडी में आपको सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, प्रीफरेंस की आवश्यकता पड़ेगी, टेस्ट प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, स्टडी डिजाइन की आवश्यकता पड़ेगी, फास्टिंग की आवश्यकता पड़ेगी, फूड इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ेगी, मल्टीपल डोज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। अब नीड ऑफ द बायो इक्विवेलेंस, मतलब जो बायो इक्विवेलेंस है उसकी जरूरत हमको क्यों है। तो सबसे पहला, प्रोवाइड लिंक बिटवीन द पाइवटल एंड अर्ली क्लिनिकल ट्रायल, मतलब जो हमारी पाइवटल और अर्ली लिंक होती है वो हमको प्रोवाइड कराती है कि उससे क्लिनिकल ट्रायल के प्रति, एंड मेड मैंडेटरी फॉर आर प्रोडक्ट, और जो सभी प्रोडक्ट के लिए इसका क्या है, मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है ये, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद प्रोवाइड एश्योरेंस विद रेस्पेक्ट टू द ड्रग, अब हमको क्या हो रहा है कि हमको ये बता देगी कि ये वाली जो ड्रग है आपकी ये ज़्यादा असरदार है, इसको आपको इंटेक करना चाहिए। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो अलाउ सब्सटीट्यूशन ऑफ द वन प्रोडक्ट बाय अनदर प्रोडक्ट, मतलब जैसे आपने कोई ड्रग बना ली उसकी एफिकेसी उस
ड्रग से ज़्यादा है तो वो क्या कर देगी, उस ड्रग की जगह आपकी जो ड्रग होगी उस ड्रग की जगह ले लेगी, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। रिड्यूस फॉर म्यूटेशन वेरिएबल, मतलब जो म्यूटेशन वेरिएबल होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। अब इसके लिमिटेशन, डिफिकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, ठीक है ना, क्योंकि इन विट्रो तो आप कर लेंगे लेकिन इन विवो में आपको क्या पैसा ज़्यादा लगेगा। नीड नेसेसरी फॉर पेरेंट्रल सोल्यूशन ऑफ द पीसीएम सोल्यूशन फॉर ओरल यूज एंड ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन ईटीसी, तो ये हमारे क्या जाएगा बायो इक्विवेलेंस स्टडीज हो जाएगी। उसके बाद इसमें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वन कंपार्टमेंट मॉडल पैरामीटर बाय यूजिंग मैथमेटिकल रेजिड्यू। तो हमारा वन कंपार्टमेंट मॉडल या ओपन कंपार्टमेंट मॉडल है क्या, इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वन कंपार्टमेंट मॉडल सिंपलेस्ट ऑफ ऑल कंपार्टमेंट मॉडल, मतलब सबसे सिंपल मॉडल होता है। ओपन का मतलब कहता है एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो भी ड्रग आप एडमिनिस्ट्रेट करेंगे वो आपके बॉडी से एलिमिनेट आउट होगा ही होगा। तो इनपुट मतलब एब्जॉर्प्शन, आउटपुट का मतलब एलिमिनेशन, मतलब आप कोई ड्रग इनटेक कर रहे हैं तो उसका इनपुट होगा और साथ साथ में उसका आउटपुट भी होगा, तभी हमारा बॉडी का मेंटेनेंस बना रहेगा, अदरवाइज टॉक्सिसिटी वहाँ पे कॉज कर जाएगी। तो वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर आईवी बोलर, जो कि हमको वहाँ पे पूछा गया, मतलब हमको यहाँ पे देना है। तो इंट्रावेनस बाईपास दे एब्जॉर्प्शन पेज, मतलब जो हमारी इंट्रावेनस होती है वो जो एब्जॉर्प्शन पेज होता है उसको बाईपास कर देती है, तो इसलिए आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन के ए ब्लड में जाएगा, उसके बाद एलिमिनेशन कांस्टेंट के द्वारा बाहर हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल हो सकते डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू एब्जॉर्प्शन माइनस एलिमिनेशन, जो कि ऑलरेडी हम अभी जस्ट पढ़ चुके हैं। उसके मतलब आपने अभी लॉन्ग आंसर में तीसरा क्वेश्चन सॉल्व आउट किया था। तो डी एक्स इक्वल बटा डी टी इक्वल टू इनपुट मतलब एब्जॉर्प्शन माइनस आउटपुट का मतलब एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस ड्रग आउटपुट, ठीक है ना, क्योंकि एलिमिनेट ही होगा। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस की ई एक्स, ये आपका क्या जाएगा, एक इक्वेशन पहला हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ द ड्रग कितना इसके द्वारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या जाएगा वन कंपार्टमेंट मॉडल में सबसे पहला क्या जाएगा, इंट्रावेनस बाईपास एब्जॉर्प्शन फेज हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम इसका असेसमेंट भी करेंगे, मतलब असेसमेंट ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था, यहाँ पे भी बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे डी एक्स बाई डी टी इंटीग्रेटेड, उसके बाद माइनस इंटीग्रेटेड के ई एक्स। तो सिंपल इन एक्स इक्वल टू इन एक्स जीरो माइनस के ई टी, तो लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स जीरो माइनस के ई टी बटा 2.303, ये इसका मान हो जाएगा। तो चूंकि एक्स इक्वल टू वी डी सी होता है, वेर वी डी कॉन्स्टेंट होता है, तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला बन के लॉग सी इक्वल टू लॉग सी जीरो माइनस के ई टी बटा 2.303, इसका फार्मूला निकल के आएगा किसका, एलिमिनेशन रॉड कांस्टेंट का। उसके बाद आपका आता है हाफ लाइफ, ठीक है ना, हाफ लाइफ कांस्टेंट। तो टाइम टेक फॉर एलिमिनेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, सिंपल सा जो मैंने आपको भी जस्ट बताया। तो टी हाफ आपका कितना है 0.693 बटा के ई, और टी हाफ इक्वल टू डिपेंड ऑन द अपेरेंट वॉल्यूम, जो हाफ लाइफ होगी वो आपके अपेरेंट वॉल्यूम पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। और जो आपकी हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, टी हाफ इक्वल टू 0.693 वीडी बटा के ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा एक कंपार्टमेंट मॉडल। उसके बाद हम अभी तक पढ़ रहे थे बोलस, अब पढ़ेंगे हम क्या, अपना इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, मतलब हमको पूरे के पूरे फार्माकोकाइनेटिक मॉडल में पढ़ना है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन देखें तो एक्सप्लेन वन कंपार्टमेंट मॉडल पैरामीटर, मतलब सारे के सारे पैरामीटर हमको वहाँ पे देखकर चलने होंगे, ठीक है ना। तो ड्रग आर गिवन बाय कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन, मतलब जैसे ग्लूकोज वगैरह की जो बॉटल वगैरह चलती है वो कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन में चलती है बाय प्रेडिक्टेबल बायोफार्माकोडायनामिक एक्शन। तो ड्रग आपने लिया, उसके बाद R0 ब्लड में गया, उसके बाद एलिमिनेशन कांस्टेंट के द्वारा वो एलिमिनेट आउट हो गया। तो dx बाई डी टी इक्वल टू R0, मतलब एब्जॉर्प्शन की जगह पर यहाँ पे R0, क्योंकि कंटिन्यूस उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, माइनस के ई एक्स। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा, अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, मतलब आपके कितने अमाउंट में ड्रग आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। R0 हो जाएगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा है, और के ई हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि x इक्वल टू R0 बटा के ई 1 माइनस ई माइनस के ई टी, ये आपका इंटीग्रेशन करने पर आएगा। चूंकि x इक्वल टू वी डी सी होता है, तो वी डी सी इक्वल टू R0 बटा के ई, और हमारा ब्रैकेट में 1 माइनस ई माइनस के ई टी हो जाएगा, ठीक है ना। ये हर जगह चलता रहेगा। तो c इक्वल टू R0 बटा के ई वी डी 1 माइनस ई माइनस के ई टी, चूँकि सी टी इक्वल टू के ई वी डी हो जाएगा। तो के ई वी डी की जगह पर हम यहाँ पे क्लियरेंस रख देंगे, तो क्लियरेंस का मतलब c बराबर R0 बटा क्लियरेंस 1 माइनस ई माइनस के ई टी हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, आपका इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के लिए हो जाएगा।
जाएगा। देखिए इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-2 3-3 बार आप आसानी से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तो ताकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो एट स्टेडी स्टेट मतलब स्टेडी स्टेट में मतलब रुके हुए स्टेट में जो आपका सी होगा वो 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू आर जीरो माइनस के ई एक्स एस एस हो जाएगा। तो आर जीरो इक्वल टू के ई एक्स एस, क्यों हमारा 0 का मान 0 हो जाएगा, तो आर जीरो जब यहाँ पे जाएगा तो आर जीरो इक्वल टू के ई मतलब माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि ये आर जीरो जब इस यहाँ पे जाएगा तो माइनस आर जीरो और माइनस के ई एक्स, तो माइनस माइनस प्लस में कट जाएगा, तो आर जीरो इक्वल टू के ई एक्स एस हो जाएगा। तो अब जब इस एक्स एस इसको इधर लेकर आएंगे तो आर जीरो बाई के ई हो जाएगा। अब फर्दर एक्स एस एस इक्वल टू सी एस एस बी डी होता है, तो सिंपल सा सी एस एस बी डी इक्वल टू मतलब सी एस एस बी डी इक्वल टू हमारा आर जीरो बटा के ई। अब फर्दर जो हमारा ये वी डी हो जाएगा हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो सी एस इक्वल टू आर जीरो बटा के ई बी डी हो जाएगा और सी एस एस इक्वल टू आर जीरो बटा टोटल क्लियरेंस हो जाएगा। तो यही आपका क्या बन जाएगा, आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, और यही इक्वेशन आपका किसमें जो मतलब कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन हो रहा था वहां पर भी आपका ये वहां पे वर्केबल होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप विद देयर मतलब एक्सप्लेनेशन या सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। तो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल क्या होता है, तो ए मॉडल इज अ हाइपोथेसिस यूजिंग मैथमेटिकल टर्म टू डिस्क्राइब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। मतलब कहने का क्या है कि एक हाइपोथेसिस है जो हमारे मैथमेटिकल होती है, उसके टर्म्स में होती है, और डिस्क्राइब क्या करती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग, ठीक है ना। द मैथमेटिकल मॉडल यूज्ड टू कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन आर नोन एज फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। मतलब ऐसे मैथमेटिकल या मैथमेटिकल मॉडल जो कि आपके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन को एज ए मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं, उसको आप सिंपल क्या बोलेंगे, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल बोलेंगे, ठीक है ना। और द फार्माकोकाइनेटिक मॉडल एक्सप्रेस द टाइम कोर्स ऑफ द ड्रग थ्रू आउट द बॉडी। अब चेपर में आ गए कि क्या फार्माकोकाइनेटिक मॉडल क्या होता है। अब इससे कितने टाइप्स के होते हैं, ये बेसिकली आपके 3 टाइप के होते हैं। एक कंपार्टमेंट मॉडल होता है, फिजियोलॉजिकल मॉडल होता है, एक होता है नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। कंपार्टमेंट मॉडल भी आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 1 कंपार्टमेंट मॉडल, एक होता है 2nd कंपार्टमेंट मॉडल, ठीक है ना। 2 कंपार्टमेंट मॉडल और 1 कंपार्टमेंट मॉडल। तो कंपार्टमेंट मॉडल क्या होता है, तो कंपार्टमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन में या एक पर्टिकुलर टिश्यू में, तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ द कंपार्टमेंट, मतलब आपकी बॉडी में सीरीज ऑफ द कंपार्टमेंट है, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब अगर क्या है, एक कंपार्टमेंट ही है, ठीक है ना। ईच कंपार्टमेंट में एक्सचेंज मटेरियल विद अदर कंपार्टमेंट, मतलब प्रत्येक जो कंपार्टमेंट होता है वो एक दूसरे से एक्सचेंज वगैरह करते रहते हैं। तो द मूवमेंट रेट ऑफ द ड्रग विद इन द कंपार्टमेंट मीन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ही अपना क्या करेंगे, शो करेंगे। तो इसमें टोटल आपके 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट जिसमें आपको प्लाज्मा, किडनी, ब्रेन, लंग, लीवर, हार्ट जो होता है उसके द्वारा आपको वहां पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और जो आपका पेरिफेरल कंपार्टमेंट होगा वहां पर आपको जैसे मेमोरी, कुटेनिया, मॉडल जैसे आपका एडिपोज हो गया, स्किन हो गया, बोन हो गया, यहाँ पर आपको इस कंपार्टमेंट या इस ड्रग का एलिमिनेशन कांस्टेंट या एब्जॉर्प्शन या डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका कंपार्टमेंट मॉडल हो गया। अब इस कंपार्टमेंट मॉडल में आपके कई सारे कंपार्टमेंट, जैसे 1 कंपार्टमेंट मॉडल में होता है तो आपका केवल एक ही कंपार्टमेंट होगा और एलिमिनेशन कांस्टेंट होगा। 1 कंपार्टमेंट मॉडल फॉर ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के लिए क्या हो जाएगा कि आपका K01 हो जाएगा, और वहाँ पर पहला कंपार्टमेंट मॉडल, और K10 फिर जो हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगी। उसके बाद 2 कंपार्टमेंट आपके 2 कंपार्टमेंट हो जाएगा, एक आपका सेंट्रल हो जाएगा और ये आपका पेरिफेरल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 2 कंपार्टमेंट मॉडल ईसीएफ का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के लिए आपका 2 कंपार्टमेंट मॉडल हो जाएगा, साथ में एलिमिनेशन हो जाएगा। और जो हमारा अगर हमारा सेंट्रल से जब पेरिफेरल में जाएगा तो इसका मान K12 हो जाएगा, और जब सेंट्रल से हमारा पेरिफेरल में जाएगा तो इसका हमारा कांस्टेंट क्या जाएगा, K21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो रिप्रेजेंट द वेरियस रेट प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ड्रग डिस्पोजिशन में जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, मेटाबॉलिज्म भी हो गया, एलिमिनेशन भी आ जाता है, ठीक है ना। इंडिकेट द नंबर ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब कहने का क्या है कि जो रेट कांस्टेंट था उसको भी इंडिकेट करता है, एंड हेल्प इन डेवलपिंग डोसेज रेजिमेंट, और जो डोसेज रेजिमेंट होता है उसमें भी इसको बनाने में या डेवलप करने में हेल्प करता है। उसका जो दूसरा होता है वो कहता है नॉन कंपार्टमेंट मॉडल, ठीक है ना। तो इसमें हमारे कंपार्टमेंट नहीं होता, डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक कंपार्टमेंट मॉडल, मतलब इसमें कंपार्टमेंट मॉडल की आवश्यकता नहीं होती है। दिस मेथड बेस्ड ऑन स्टैटिकल मोमेंट थ्योरी, मतलब जो ये मेथड होता है उसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड थ्योरी के वो बोलते हैं। तो ये जो होता है वो लीनियर काइनेटिक को फॉलो करता है। तो MRT इक्वल टू AUMC बटा AUC हो जाता है। अब इसका जो ग्राफ होता है सिंपली इस टाइप से होता है, आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है, अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड द टाइम के प्रति, ठीक है ना। तो ये हमारा जो हो जाएगा
हमारा मतलब मान लीजिए कि एक्सेसिव में चला जाएगा, या हमारा लोअर मतलब लोअर कंसंट्रेशन में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या जाएगा, नॉन कंपार्टमेंट में हो जाएगा। अब इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो इन्वॉल्व सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि इसमें जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है सिंपल होता है। इजी डेरिवेशन ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, इसमें किसी प्रकार का आपको डेरिवेशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एंड डज नॉट रिक्वायर डिटेल ऑफ द ड्रग डिस्पोजिशन, मतलब ड्रग डिस्पोजिशन का कोई भी डिटेल आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में आपका थर्ड कंपार्टमेंट या थर्ड मॉडल जो आता है फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, वो होता है फिजियोलॉजिकल फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। तो दीज मॉडल आर बेस्ड ऑन एज्यूप्शन दैट मूवमेंट ऑफ द ड्रग विद इन आर रीजन ऑफ द बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन द ब्लड परफ्यूजन रेट। सिंपल से बोले कि जो आपका ब्लड परफ्यूजन रेट होगा वो आपके ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेगा, उसकी महत्वपूर्ण निर्भरता निभाएगा। जैसे अगर आपका ड्रग परफ्यूजन रेट ज़्यादा होगा तो आपका जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा। अब जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो उसकी उतनी ज़्यादा एफिकेसी भी होगी। तो जैसे मान लीजिए कि आपका आर्टीरियोल से जाकर के वेनस में मतलब वेन्यूल्स में जा रहा है, तो मतलब मान लीजिए कि आपका हार्ट में गया, ठीक है ना, तो OH मतलब QH हो गया। अगर आपका मसल्स में गया तो QM हो गया, HPT में गया तो QHPT हो गया, PPT में गया तो QPPT हो गया। आर में अगर मतलब ये जो मतलब इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट मतलब वेन्यूल्स में गया तो QK से हो जाएगा, ठीक है ना, तो QK से फिर एलिमिनेशन कांस्टेंट से निकल जाएगा, QL हो जाएगा। QL का मतलब लीवर से फिर वो क्या जाएगा, स्क्रीट आउट हो जाएगा। तो ये हमारे क्या थे, कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज नॉट कंबाइंड एंड नो डाटा फीडिंग, मतलब जो हमारे फिजियोलॉजिकल मतलब फार्माकोकाइनेटिक मॉडल होते हैं इसमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, ना ही इसमें डेरिवेशन होता है। तो ये उसके बाद जो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है डिस्कस अबाउट द ब्लड लेवल कर्व ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेड बाय IV इन्फ्यूजन एंड ओरल रूट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कंपार्टमेंट मॉडल ना पूछ करके ये डायरेक्ट क्या पूछ रहा है आपसे, ब्लड लेवल कर्व, मतलब जो कंपार्टमेंट का जो कर्व बनता है उस कर्व के बारे में आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, तो अगर इन सारे क्वेश्चन का आता है तो आप इजीली उसको लिख ले जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, IV इन्फ्यूजन के बारे में बताना है, उसके बाद फिर ओरल रूट के बारे में बताना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, IV इन्फ्यूजन होता क्या है कि ऐसा मतलब ड्रग जो हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं डायरेक्टली इनटू द वेन इज कॉल्ड ड्रग IV इन्फ्यूजन या इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। और इसका एक और कारण क्या होता है लेने का, कि ये फर्स्ट पास हिपैटिक जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको, या सीधा बोले जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको डिले मतलब हटा देता है, उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। तो ड्रग गिवन बाय कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन टू मेंटेन ए प्रेडिक्टेबल फार्माकोडायनामिक एक्शन। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप ड्रिप वगैरह जब लगाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कहते हैं, इन्फ्यूज करते हैं। और इन्फ्यूज का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस उसको इन्फ्यूज करना होता है। तो जिसकी वजह से आपको प्रेडिक्टेबल एक क्या मिलता है, फार्माकोडायनामिक एक्शन देखने को मिलता है। तो जो ड्रग होती है वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर गई, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं, क्योंकि वो हमारे IV रूट से जा रही है, डायरेक्ट हमारे हार्ट में जाएगी, हार्ट के द्वारा पंप कर दी जाएगी और फिर अपना एक्शन शो करेगी। एक्शन शो करने के बाद अब क्या करेगी, एलिमिनेशन काइनेटिक के द्वारा वो बॉडी हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। अब आते हैं इससे कर्व के ऊपर कौन कौन से इसमें को कर्व देखने को मिलता है। सिंपल जो इसका कर्व होगा वो आपको देखने का प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम के अकॉर्डिंग में। तो आपको अगेंस्ट द टाइम एंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, तो आपका जो एक्स एक्सिस होगा वहां पे टाइम हो जाएगा और वाई एक्सिस पे आपका क्या जाएगा, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो आप जब इन्फ्यूजन देंगे, ठीक है ना, मतलब कहने का क्या, जब आप इन्फ्यूज कर रहे होंगे तो सबसे हाईली मतलब कहने का क्या है कि ऐसी कंडीशन जहां पर उसका मान लीजिए कि पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन पहुंच गया, वहां पर चला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्यूजन रेट। मतलब जो लास्ट की पॉइंट होगी आपकी इसी को इन्फ्यूजन रेट बोलेंगे, जो क्या हो जाएगा आपका R0। जो आपका ड्रग बोला यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में ये इंट्रावेनस अगर फ्लूइड जाना जो होगा वो बंद हो जाएगा, या सिंपल बोले तो रुक जाएगा, ठीक है ना। उसका जो दूसरा कर्व होगा वो क्या करेगा, सिंपल से आपको दूसरा इन्फ्यूज स्पॉट, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, इन्फ्यूजन इसका स्टॉप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर इसके आधे के बारे में बात करें तो वो कहलाएगा इन्फ्यूजन रेट। यहाँ पे हमारा स्लोप बनेगा, इसी को मतलब जो इसका स्लोप बनेगा वो बनेगा किसमें, एलिमिनेशन काइनेटिक माइनस में जाएगा और बटा 2.303 इसका जो हम सिंपल सा कांस्टेंट मान रखते हैं वो जाएगा। और जब इससे सीधा सा हम ये ग्राफ बनाएंगे तो ये बना जाएगा क्या, हमारा इन्फ्यूजन टाइम, मतलब इतने समय तक ये इन्फ्यूज हुआ, ठीक। तो आपको प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या देखना है, आपको IV इन्फ्यूजन का एक ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ का सिंपल सा एक फार्मूला लिखना है, log CSS माइनस C बटा CSS। CSS आपका क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये मतलब इन्फ्यूज जो स्टॉप हो गया है, मतलब कहने का क्या है कि जो इन्फ्यूजन है वो जिस कंडीशन मतलब जिस कंसंट्रेशन पे स्टॉप हुआ है उस कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे, CSS बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद माइनस C बटा CSS इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस KET बटा 2.303, मतलब जो हमारा स्लोप आया है इसके बराबर में होगा क्या, हमारा ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक। तो ये हो गया। अब इसका हमारे इंपॉर्टेंस भी देखना है, तो इसका जो मेरिट क्या होना चाहिए, फैसिलिटेट प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या कि आपके बॉडी के अंदर उस ड्रग का कितना प्लाज्मा ड्रग
कंसंट्रेशन हुआ इसके बारे में बताता है एंड प्रोवाइड मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी। और ये क्या करता है हमको, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आईवी इन्फ्यूजन होता है वो आपको क्या मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी देता है, 100% बायोबिलिटी उसकी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ओरल ड्रग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। देखिए अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा कि जब हम कोई भी ड्रग ओरल लेते हैं तो एब्जॉर्ब भी होती है, मेटाबोलाइज भी होती है, डिस्ट्रीब्यूट भी होती है, हमारा एलिमिनेशन भी होता है। तो इसका मतलब हमारा कर्व सबके सब मतलब सब कुछ लेकर के बनेगा। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट बाय द ओरल रूट अंडरगोज एब्जॉर्प्शन बिफोर रिएक्टिंग या बिफोर रीचिंग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले जो हम ओरल रूट से ड्रग लेते हैं वो हमारी एब्जॉर्प्शन के होते हुए तभी जाएगी। पहले एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगा। इसका जो आपका फार्मूला बन के आएगा dx/dt इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन माने रेट ऑफ एलिमिनेशन। मैंने आपको वन कंपार्टमेंट मॉडल में इसको बताया था। इनपुट मतलब इनपुट का मतलब क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ड्रग आई, और आउटपुट का मतलब कि हमारी जो बॉडी के अंदर से जो ड्रग थी वो एलिमिनेट आउट हुई। तो इनपुट माइनस आउटपुट होता है, ठीक है ना। यही कंडीशन आईवी इन्फ्यूजन में क्या होता है कि इनपुट नहीं होता तो माइनस आउटपुट डायरेक्ट ले लिया जाता है। इसी वजह से dx/dt करके जो हमारा फार्मूला बनता था -CT बन जाता था ना, CTX बन जाता था। उसके बाद -2.303 हो जाता था, ठीक। उसके बाद जो इसका फार्मूला बन के आएगा dx/dt, dx x का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब एब्जॉर्प्शन, मतलब इसको हमने कन्वर्ट किया एब्जॉर्प्शन के तरीके से। तो dx और a पर एब्जॉर्प्शन हो गया बटा dt माइनस dxe, e का मतलब क्या है, एलिमिनेशन। देखो एब्जॉर्प्शन माइनस एलिमिनेशन, बाकी का बाकी क्या है आपका इंटीग्रेशन है। मतलब अगर हम एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन का माइनस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा ओरल ड्रग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपकी जो ड्रग हुई वो मान लीजिए गई 400 mg आपने ली, ठीक है ना। 400 mg में से 300 mg वो एब्जॉर्ब हुई। अब 300 mg आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 300 रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एलिमिनेशन काइनेटिक के द्वारा आपने पता किया कि केवल 200 mg आपकी जो ड्रग है वो एलिमिनेट आउट हुई। तो आप 200 से इस्तेमाल करेंगे तो कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये 100 आपका क्या जाएगा, इसके ड्रग की मतलब 100 mg जो कंसंट्रेशन ड्रग की होगी वो आपके प्लाज्मा के अंदर पाई जाएगी, ठीक है ना, उतनी बची वहां पे। इसके बाद इसका जो हमारा कर्व आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये सिंपल सा कर्व बनेगा, Tmax हो जाएगा, Cmax हो जाएगा। ये आपका एब्जॉर्प्शन पे यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और फिर हमारा जब डाउन जाएगा तो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होगा, क्योंकि जब कोई ड्रग हमारी बॉडी से एलिमिनेट आउट होती है तभी उसका जो फार्माकोडायनेमिक एक्शन होता है वो स्लो होना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये एब्जॉर्प्शन फेज है, ये प्लूटो फेज है। प्लूटो फेज का मतलब सिंपल फेज, ना ज्यादा एलिमिनेशन में ना ज्यादा, दोनों का फेज जो होता है वो बराबर होता है, उसी को क्या कहते हैं, प्लूटो फेज बोलते हैं। अपने माइक्रोबायोलॉजी में प्लूटो फेज के बारे में जब कल्चर मीडिया आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि जहां पर कल्चर मीडिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और दोनों सेम अमाउंट में हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लूटो फेज बोलते हैं, ठीक। उसके बाद पोस्ट एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा ब्लड में से जो हमारी ड्रग है वो एलिमिनेट आउट होने लगती है, तो इसको क्या पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज कहते हैं। उसके बाद हमारी ब्लड जो होगी वो एलिमिनेशन फेज में चली जाएगी, हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, जिसमें आपका Tmax हो गया। तो आप जानते हैं कि मतलब टाइम कंसेंट मतलब कांस्टेंट टाइम हो जाएगा। उसके बाद Cmax में पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन हो जाएगा एब्जॉर्प्शन फेज, और जो कर्व बनेगा आपका टाइम अगेंस्ट द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के ऊपर बनेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। बस आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ मत करना है। उसका इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट मिचेल्स मेंटेन इक्वेशन। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 7 नंबर में नहीं पूछा गया तो इसका इक्वेशन 2 नंबर में पूछा जा सकता है, या अगर 10 नंबर में पूछा जा सकता है। तो मैंने इसको सॉल्व किया है एज 10 नंबर के तरीके से, तो आपको पूरा ये देखकर चलना है। तो सबसे पहले इसको किस किस नाम से जानते हैं, मिचेल मेंटेन इक्वेशन अगर आपके एग्जाम में आता है तो अगर सेचुरेबल मेटाबॉलिज्म के नाम से आता है तब भी आपको ये करना है, कैपेसिटी मेटाबॉलिज्म के नाम से तब भी इसका यही करना है। अगर लिमिटेड मेटाबॉलिज्म या मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन के नाम से आता है तब भी आपको इसी को सॉल्व करना है। तो जो इसका मेन मोटिव क्या है कि एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग इन व्हिच द एंजाइम इंटरेक्ट विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता हूँ। आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम इमोबिलाइजेशन पढ़ा होगा तो सेम चीज आपको यहीं पे वही चीज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंजाइम के द्वारा जो भी हमारा ड्रग होता है उसका मेटाबोलाइज कराया जाता है, किसके माध्यम से, एंजाइम के माध्यम से। उस फिर एंजाइम को हम क्या कर लेते हैं, फिर से रीयूज कर लेते हैं, मतलब फिर से वो यूज कर लेते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, मिचेल मेंटेन इक्वेशन के अंतर्गत में ये आता है। दी एंजाइम इंटरेक्ट विद द सबस्ट्रेट, मतलब जो सबस्ट्रेट होगा आपका क्या होगा, ड्रग, और क्या फॉर्म कर लेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट। देखिए इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे एंजाइम है आपका, आपने कोई ड्रग लिया, अब ये एंजाइम और ये ड्रग आपस में कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म करेगा, क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट मतलब कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट मतलब कॉम्प्लेक्स है, ये जब मेटाबोलाइट होगा तो इसमें से जो ड्रग होगी वो आपकी अलग मेटाबोलाइट हो जाएगी और एंजाइम आपका मेटाबोलाइट होगा नहीं, ठीक है ना। अब जब ये एंजाइम होगा वो डायरेक्ट फिर से क्या जाएगा, किसी दूसरे ड्रग के साथ बाइंड करेगा और फिर से यही फर्दर यूटिलाइज करते रहेंगे। ये प्रोसेस आपकी
आपकी चलती रहेगी। तो इसी को फॉलो क्या करता है, मिचेल मेंटन इक्वेशन इसी को डिस्क्राइब करता है। तो जो इसकी इक्वेशन होती है v इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू वी मैक्स सी बटा के एम प्लस सी होता है, ठीक है ना। जहां पर आपका सी क्या है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है, और जो आपका वी मैक्स क्या है, मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ द एलिमिनेशन या मेटाबॉलिज्म है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो मतलब जो ड्रग बॉडी से एलिमिनेट है उसकी मैक्सिमम रेट क्या है। उसका जो आपका केम है वो मिचेल मेंटन कांस्टेंट है। डी सी बाई डी टी आपका क्या है, रेट ऑफ डिक्लाइन इन द ड्रग कंसंट्रेशन, मतलब आपके बॉडी के अंदर से जो ड्रग एलिमिनेट आउट हो रही है या डिक्लाइन हो रही है उसकी रेट कितनी है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अब इसमें कुछ ग्राफ्स आते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है 10 नंबर में तो सारे ग्राफ्स को क्या कीजिएगा, आप सिंपल सा उसको फॉलो कर लीजिएगा, बाकी आपको मर्जी। जैसा कि आप अगर इस ग्राफ को बनाते हैं उसके बाद अगर आप उस पेज को बनाते हैं तो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो जो मिचेल मेंटन इक्वेशन काइनेटिक होता है, रेट ऑफ द ड्रग मेटाबोलाइट चेंज इन द ड्रग कंसंट्रेशन, मतलब ड्रग की वो रेट जो कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग की कंसंट्रेशन में चेंज होता है उसको क्या बोलेंगे, मिचेल मेंटन काइनेटिक बोलेंगे। देखिए हमारी बॉडी के अंदर ड्रग जाती है, वो ड्रग मेटाबोलाइज होती है, उसके बाद इनएक्टिव होती है या उसके बाद फिर एक्टिव होगी, फिर उसके बाद क्या जाएगी मेटाबोलाइट्स के द्वारा वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो उसी रेट को हम मिचेल मेंटन काइनेटिक, जब ये चीज एंजाइम के द्वारा होने लगती है तो इसी को क्या बोलते हैं, मिचेल मेंटन हम काइनेटिक बोलते हैं। तो सिंपल सा जो इसका आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है, सिंपल सा आप देखेंगे कि ये आपको मतलब फैट मेटाबॉलिज्म माइक्रोग्राम इन मिनट में होगा। ये सिंपल सा आप देख सकते हैं कि ये आपको एक ग्राफ देखने को मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 100 हो जाएगा। अब क्या होगा, जब हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन यहाँ पे पहुंचेगी, मतलब 2 नंबर पे आएगी, और जब यहाँ पे हम सिंपल से देख रहे हैं कि 20 आएगा, तो ये चीज अभी हम आगे समझते हैं, ठीक है ना। तो जब हमारे 2 पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। यहाँ हमें काइनेटिक पता चल रहा है कि अगर यहाँ तक हमारी ड्रग की हुई उसके बाद फिर यहाँ से नीचे आ गया तो ये मतलब क्या हो जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करेगा। उसके बाद वो अगर ऊपर गई तो ये मॉडरेट हो जाएगा। मॉडरेट में क्या होता है, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक। उसके बाद अगर और ऊपर गए तो यहाँ पर एट हाई डोज ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करने लगेगी। इसका मतलब आप समझ रहे ना कि अगर आपने ड्रग को मान लीजिए कि दो यहाँ पे 2 का मतलब 200 मान लीजिए, ठीक है ना, 200 mg दी, तो 200 mg ड्रग वो क्या करेगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। अगर उसी ड्रग की अगर आपने 350 mg दी तो मॉडरेट मिक्स ऑर्डर काइनेटिक फॉलो मतलब करेगी। और जब उसी ड्रग की अगर आपने 400 mg दे दी तो ये हाई डोज हो जाएगा, जो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक वहां पे फॉलो करेगी। तो यही इसका क्या है, मिचेल मेंटन काइनेटिक का सिंपल सा क्या है, एक हमारा ग्राफ है, ठीक है ना। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 7 नंबर में पूछा है तो इसके एप्लीकेशन के बारे में हमको जानना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग शो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, मतलब बहुत सारी ड्रग ऐसी होती है जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करती है एंड एलिमिनेशन भी शो करती है। दे अटेन लो प्लाज्मा लेवल, क्योंकि इसका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक जब वो फॉलो करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देखते हैं कि जब 200 mg डोज पे भी हमारा क्या हो रहा है कि जो इसका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ये हमारा क्या कर रहा है कि प्लाज्मा जो लेवल है उसका कम है। मतलब अगर हम इसको माने प्लाज्मा लेवल और इसको माने कंसंट्रेशन, तो हमारा क्या जाएगा 20 ही प्लाज्मा कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी ड्रग होगी उसका फार्माकोलॉजिकल या फार्माकोडायनेमिक एक्शन आपके बॉडी के ऊपर उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा एज कंपेयर टू हाई डोज के अकॉर्डिंग में, ठीक है ना। तो वही बताने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द ड्रग शो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, मतलब बहुत सारी ड्रग ऐसी होती है जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती हैं ऑफ द एलिमिनेशन एंड दे अटेन लो प्लाज्मा लेवल। दस एंजाइम डज नॉट गो एंजाइम सैचुरेशन, इसलिए जो एंजाइम होता है सैचुरेशन के लिए नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे फेनोटाइन हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, और दूसरे एफिकेसी ऑफ द एंजाइम कैन बी डिटरमाइंड बाय मिचेल मेंटन कांस्टेंट, मतलब उस एंजाइम की उस ड्रग के प्रति क्या एफिकेसी होगी ये हम मिचेल मेंटन इक्वेशन के द्वारा पता कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद फर्दर इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन गया है, फर्दर इसी मिचेल मेंटन को मतलब इक्वेशन जो है इसको फर्दर आगे की प्रोसेस में ले लिया गया है। मतलब राइट एंड नोट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ केएम वी मैक्स एट द स्टेडी ड्रग स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, ठीक है ना, गया है, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन समझना है कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन में जो हमारा केएम और वी मैक्स वैल्यू मिचेल मेंटन इक्वेशन के द्वारा निकाली जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए अगर ऐसी कंडीशन आए कि आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप मिचेल मेंटन इक्वेशन को ही जाकर के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको आ रहा है तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है। तो केएम आपका जाएगा मिचेलियस मेंटन कांस्टेंट हो जाएगा, और जो वी मैक्स होगा मैक्सिमम रेट ऑफ द एलिमिनेशन और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो जाएगी। तो आपको इसका मतलब समझना होगा, मतलब व्हेन ए ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड एज अ कांस्टेंट रेट, मतलब जो हम ड्रग को कांस्टेंट रेट में उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं इन अ मल्टीपल डोज रेजिमेन, मतलब इसका यूज कहाँ पे करते हैं कि जब हम किसी भी ड्रग को कॉन्स्टेंटली अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते जाएंगे या उसको मल्टीपल डोज रेजिमेन में कॉन्सेंट्रेट मतलब एडमिनिस्ट्रेट करते जाएंगे। द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन CSA से ही गबन। देखिए स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी कंडीशन आती है कि आपकी बॉडी वहाँ पे काम करना बंद कर देती है, उसी को क्या बोलते हैं स्टेडी स्टेट। देखिए एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये आप मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है ना, आपका एक ये ग्राफ है। अब आपने कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया तो ऐसा तो है नहीं कि आप जितने भी अमाउंट में देते चले जाएंगे,
चले जाएंगे तो आपकी बॉडी उतना एब्जॉर्ब करती चली जाएगी, या उसका एक्शन कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पे हमारी बॉडी क्या करती है, उसको स्क्रीट आउट मतलब स्टॉप कर देती है कि मतलब इससे अगर आप ऊपर गए तो टॉक्सिसिटी कॉज कर जाएगी। इसलिए जो बॉडी होती है इसी पे क्या कर देती है, इसको स्टॉप कर देती है। तो इसी को लिए KM वैल्यू और Vmax वैल्यू आपको जरूरी है जानना कि क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा ना हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्जाम, जब आपकी ड्रिप चलती है तो उस दौरान क्या होता है कि जितना आपको चाहिए होता है, जितना आप डिहाइड्रेट होते हैं उतना अमाउंट में ले लेता है, बाकी यूरिनेशन के द्वारा आपका एलिमिनेट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको टॉक्सिसिटी वगैरह नहीं कॉज होती है। तो एट द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, मतलब स्टेडी स्टेट में क्या होता है, CSS इज गिवन। तो CSS इज गिवन इन टर्म ऑफ द डोजिंग रेट, तो DR इक्वल टू CSS माइनस क्लियरेंस, मतलब CSS हमारा क्या जाएगा, जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वगैरह है, ठीक है ना, यहाँ बोले स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हो जाएगी, और माइनस क्लियरेंस, तो DR इक्वल टू Vmax इंटू CSS और KM प्लस CSS, ये आपका क्या जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। आपका यहाँ पर एक ग्राफ बनकर आएगा, आप सिंपल सा देख सकते हैं, जो ग्राफ आप CSS और DR के बीच में बनाया गया है, और यहाँ पर जो आपकी हो जाएगी ये Vmax/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो Vmax/2 का मतलब यहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन है कि Vmax हो जाएगी। तो अब इसमें हमारे लीनियर ब्रक स्पॉट होता है, जिसका जो फार्मूला होगा 1/DR प्लस KM/Kmax CSS प्लस 1/Vmax हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या जाएगा, एक सिंपल सा हमारा फार्मूला होता है। तो आपको यहाँ पे एक कर्व बनकर आएगा, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट हमारी CSS जो ड्रग कंसंट्रेशन है उसको फॉलो करते हुए सीधा इसका एक स्लोप बनाएगा, जहाँ पर आपकी वैल्यू KM आएगी। तो यहाँ पर अपने KM का डिटर्मिनेशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द स्लोप। उसके बाद लीनियर डायरेक्ट प्लॉट आप ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा ये हो गया उसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CSS 1 हो जाएगा, मतलब स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पहले और स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन सेकंड, और एट द 0 पोजीशन पे तो आपके क्या जाएगी Vmax यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसका इसमें डायरेक्ट मेथड आता है, डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है KM इक्वल टू DR2 बटा DR2 माइनस DR1 बटा DR1 बटा CSS माइनस DR2 बटा CSS2। इसका मतलब सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसका जब मान रखेंगे तो इसका हम सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन A। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट इज है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हिपैटिक फर्स्ट पास इफेक्ट। तो सिंपल सा आप जानते होंगे, अगर आपने फार्माकोलॉजी भी पढ़ी होगी, तो फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी इंटेस्टाइन के रूट से होकर के फॉलो करती है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो उस कंडीशन में हमारे कुछ ड्रग के अमाउंट मेटाबोलाइट हो जाते हैं इनटू द लीवर, जिसकी वजह से उसकी एफिकेसी उतनी, उसकी बायोबिलिटी उतनी नहीं रहती है। उसी को क्या बोलेंगे आप, फर्स्ट पास इफेक्ट। तो जब हमारी मतलब जो लीवर होते हैं उसके द्वारा जब हमारा मेटाबॉलिज्म होता है किसी भी ड्रग का, जिसकी वजह से उसका जो बायोबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, हिपैटिक फर्स्ट पास इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो फर्स्ट फास्ट इफेक्ट इज द फिनोमिना द ड्रग अंडरगोज फर्स्टली मेटाबोलाइज इन द लिवर। मतलब कहने का क्या है कि जो ड्रग होगी हमारी एब्जॉर्प्शन के बाद वो सीधा मेटाबोलाइज होने के लिए चली जाएगी इन द लीवर, उसके बाद वो कहाँ पे जाएगी, हमारे इंटेस्टाइन में जाएगी, ठीक है ना। रिजल्टिंग रिड्यूज इन कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, सॉरी इंटेस्टाइन में नहीं जाएगी, वो सीधा हार्ट में जाएगी। अब इंटेस्टाइन से होकर के आपके लीवर में जाएगी, फिर लीवर से आपके कहाँ पे जाएगी, सीधा ब्लड सर्कुलेशन में होते होते आपकी सीधा हार्ट में जाएगी। उसके बाद फिर बॉडी, पूरी बॉडी में आपका वहाँ पे सिंपल सा फैलेगी। तो रिजल्टिंग रिड्यूज इन द कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से आपका कुछ जो अमाउंट होगा लीवर में मेटाबोलाइज जाएगा, तो उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पे कम हो जाएगी अपॉन रीचिंग साइट ऑफ एडमिशन, जहाँ पर उसको एक्शन देना है। तो जिसकी वजह से आपको एबिलिटी बायोबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी। तो आप सिंपल सा एक लीवर बनाइए, उसके बाद उसको ओरल लीजिए, ओरल करने के बाद मेटाबोलाइज होगा, जिसकी वजह से सब मेटाबोलाइज पार्ट स्क्रीट आउट हो जाएगा। उसके बाद उसकी जो बायोबिलिटी हो जाएगी वो लो हो जाएगी। उसका इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द GI pH ऑन द ड्रग, मतलब जो GI का pH होता है वो कैसे ड्रग को इन्फ्लुएंस करता है। तो GI pH जो एसिडिक इन नेचर होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग डिग्रेडेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पेनिसिलिन जो है वो एसिडिक मीडियम में पेनिसिलिक एसिड बनाती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी पेनिसिलिन की एफिकेसी थी वो खत्म हो गई। तो सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि अगर इन टर्म ऑफ पेनिसिलिन का एग्जांपल लेकर चलेंगे, तो जो एसिडिक कंडीशन होती है GI की, तो वो हमारी उसको डिग्रेडेट कर देगा, और वहाँ पे हमारा उसकी जो ड्रग की कामयाबी है वो नहीं देने देगा, ठीक है ना। या हम उसके बाद एक कंडीशन और लगेंगे कि जो एसिडिक ड्रग होती है वो स्टमक में एब्जॉर्ब होती है, और ये बेसिक ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइन में, क्योंकि जो स्टमक का जो pH होता है वो एसिडिक होता है, और जो इंटेस्टाइन का जो pH होता है वो हल्का बेसिक होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर हम सोचें कि बेसिक ड्रग को हम स्टमक में एब्जॉर्ब करा लें, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है इनलिस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोबिलिटी स्टडी। देखिए बायोअवेलेबिलिटी के आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करनी है आप। बायोबिलिटी का मतलब क्या, सिंपल सा होता है कि द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जिस साइड से आप ले रहे हैं टू साइट ऑफ द एक्शन या टू साइट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, या बोल सकते हैं कि सिंपल सा हम जितने अमाउंट में जो ड्रग लेते हैं उसकी कितने हमारी बॉडी के ऊपर थेरापेटिक एफिकेसी देखने को मिलती है, उसी को क्या बोलते हैं, बायोअवेलेबिलिटी। जैसे आपने 500 mg पैरासीटामॉल ली, उसके बाद वो गई, फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म हुआ, 400 mg बची, तो 400 mg बची तो 100 mg कहाँ पर आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलेंगे, आपको बायोबिलिटी के 400 mg को आपको एक्शन देखने
देखने को मिला। तो बायो एबिलिटी में बी डिफाइंड एट द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू साइट ऑफ द एक्शन, मतलब कितने कंसंट्रेशन में आपकी जो ड्रग है वो आपके साइट ऑफ एक्शन पे गई वर्क करने के लिए, ठीक है ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है, देखिए आपको एक फिर पहले अगर आपको देखेंगे कि जो जिसकी बायोलिटी बहुत कम होगी तो आप उसके एक नया डोसेज फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद टू डेवलप न्यू डोसेज फॉर्म फॉर अप्रूव्ड ड्रग, जो अप्रूव्ड ड्रग है आपने देखा कि पैरासीटामोल की जो एफिकेसी है वो 500 mg टेबलेट में कम है, तो आप क्या करेंगे उसको पेरेंट्रल फॉर्म में दे देंगे या उसको आप लिक्विड डोसेज फॉर्म में दे देंगे या आप उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में दे देंगे, जिसकी उसकी बायोलिटी बढ़ जाएगी। इंप्रूव एग्जैक्टिंग डोसेज फॉर्म, मतलब जो आपने ऑलरेडी डोसेज फॉर्म बना रखा है उसको इंप्रूव कर सकते हैं आप उसकी बायोलिटी बढ़ा करके। टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ द फूड ऑन बायोलिटी ऑफ द ड्रग, मतलब फूड के प्रेजेंस में क्या हमारे मतलब हम ये चेक कर सकते हैं उस ड्रग का क्या एक्शन है, इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से बता सकते हैं। जैसे ये हमको पता चला कि जो हमारी टेट्रासाइक्लिन होती है दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म हो जाता है और जब कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म हो जाएगा तो वहाँ पर उसका एक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये भी हमको क्या कौन बनाता है, बायो एबिलिटी बनाती है। एंड टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ एडिटिव, मतलब जो आप उसमें एडिटिव यूज कर रहे हैं, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर एंड पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन ऑन द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी आपके बायोलिटी का ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। अगर आपको बायोबिलिटी पता है तो आप ऑब्जेक्टिव खुद से बना करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है व्हाट इज क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है, व्हाट इज इट्स यूनिट, मतलब इसकी यूनिट क्या होती है। तो क्लियरेंस का मतलब कहता है रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी, सिंपल बोले तो रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड क्लियरेंस बाय द ड्रग एनी रूट, मतलब चाहे उस जिस रूट से आप ले रहे हैं, चाहे वो रेनल रूट से हो या हिपैटिक से हो या बाइल से, स्किन से, किसी भी रूट से अगर आपकी वो ड्रग एलिमिनेट आउट हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, क्लियरेंस बोलेंगे। जब आपसे पूछेगा रेनल क्लियरेंस तो आपको बोलना होगा कि ड्रग रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द किडनी इज कॉल्ड रेनल क्लियरेंस, ठीक है ना। रिड्यूजन जिसके जैसे आपका ड्रग कंसंट्रेशन होगी वो रिड्यूस होगी फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लाज्मा, और इसी को क्या बोलेंगे आप, क्लियरेंस बोलेंगे, ठीक है ना। इसकी जो यूनिट होती है ml पर मिनट के हिसाब से होती है। अब इसकी यूनिट भी आपके अगर मतलब क्लियरेंस रेट के बारे में बात करेंगे तो mj म्यूजी पर मिनट होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम इसकी डिफरेंट यूनिट होती है, लेकिन क्लियरेंस की जो यूनिट होगी ml पर मिनट के हिसाब से होगी, ठीक है ना। उसके बाद आता है डिफाइन Cmax एंड AUC। तो Cmax का मतलब क्या होता है, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और AUC का एरिया अंडर द कर्व होता है। तो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन का सिंपल सा आप एक ग्राफ बनाएंगे, वहाँ पर आप दिखा देंगे कि जब हमारी जो ड्रग होगी वो अपने हायर अमाउंट में पहुंचेगी इन द प्लाज्मा इज कॉल्ड Cmax, तो इट प्रेजेंट द मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन अटेन बाय द ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किसी भी ड्रग के द्वारा जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसको अटेन कर लेती है उसी को क्या बोलेंगे आप, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। उसके बाद डिफाइन AUC। AUC क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, टोटल इंटीग्रेटेड एरिया अंडर द प्लाज्मा लेवल एंड टाइम कर्व, मतलब जो प्लाज्मा लेवल और टाइम कर्व होता है उसके टोटल इंटीग्रेटेड जो एरिया होता है उसको क्या बोलेंगे आप, AUC, ठीक है ना। इंडिकेट अमाउंट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेट ड्रग दैट रीच टू द सिस्टम सर्कुलेशन, मतलब आपके सिस्टम सर्कुलेशन में गया एलिमिनेशन तक आपको ये बताएगा क्या, AUC आपको बताएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है डिफाइन अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड गिव मैथमेटिकल इक्वेशन। तो अपेरेंट वॉल्यूम क्या होता है, हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड इनटू विच ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब सिंपल बोले कि आपके जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, जितना भी हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड फ्लूइड, मतलब जो आपका बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, उसका जो हाइपोथेटिकल वॉल्यूम, उस फ्लूइड के अंदर जो आपकी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी उसी को क्या बोलेंगे, अपेरेंट वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब जो इसका इक्वेशन आता है वो आता है VD इक्वल टू X0/C0 या VD इक्वल टू X/C आता है। X क्या आपका डोज है और C आपका क्या है, इनिशियल प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है, और किस टाइम पे, 0 टाइम पे, मतलब 0 मिनट पे। उसके बाद डिफाइन लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज। तो लोडिंग डोज क्या है आपका, सिंपल सा इन फार्माकोकाइनेटिक, अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं, ए लोडिंग डोज इन हायर डोज ऑफ द ड्रग डेट में बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जो आप उसकी हायर डोज देते हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज का देखिए, फॉर एग्जाम्पल पॉइजनिंग हो गई, पॉइजनिंग कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो डोज का स्टार्टिंग करेंगे वो हायर करेंगे ना कि लोअर करेंगे। लो हायर देने के बाद फिर धीरे धीरे आप क्या करेंगे, कम करते जाएंगे। तो जो आप हायर डोज देंगे उसी को क्या बोलेंगे, लोडिंग डोज बोलेंगे। और जो मेंटेनेंस डोज है कंटिन्यूस को मेंटेन करेंगे कि आपकी बॉडी के ऊपर ना वो एडवर्स इफेक्ट शो कर पाए और ना ज्यादा हाई डोज इफेक्ट शो कर पाए, तो इसी को क्या बोलेंगे आप, मेंटेनेंस डोज। तो आई होप आप, वीडियो तो बड़ा हो गया लेकिन मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग अपने हिसाब से वीडियो को देखना और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देना, ठीक है।